नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम का मॉड्यूल बी है, उसका चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं। तो इसमें हम पार्ट 3 करने वाले हैं, जो कि है बैलेंस शीट इक्वेशन के बारे में। दो पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। पहले पार्ट में हमने देखा था सर्टन टर्म्स की, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, एसेट क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। फिर दूसरे पार्ट में हमने एक एग्जाम्पल किया था जो आपकी मैकमिलन बुक में दिया हुआ है, उसको हमने सॉल्व किया था। इस लेक्चर में मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल लेकर आया हुआ हूँ। बैलेंस शीट इक्वेशन कहिए, अकाउंटिंग इक्वेशन कहिए, एक और एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि जो कमियां रह गई हैं उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, ये आप चाहें तो देखें, आप ना चाहें तो ना देखें, आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। अगर आपको गहराई से समझना है कि हाँ बैलेंस शीट इक्वेशन कैसे चलती है, अकाउंटिंग क्या होती है, तो देख लीजिए जरूर से जरूर। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बस केवल पढ़ना है और पास हो लेना है किसी तरह से, तो कोई ज़रूरत नहीं इस पार्ट को देखने की, आपकी मर्जी पर पूरी तरह से निर्भर करेगा। लेकिन ये है कि मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप देखेंगे तो क्या है कि आपकी थोड़ा सा समझ की गहराई बढ़ेगी, मतलब अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका बढ़ेगा। ये चैप्टर आपको, चैप्टर नंबर 12 जो है, आप यूँ समझ लीजिए कि अकाउंटिंग का बेसिक चल रहा है। आप पहले चैप्टर नंबर 2 पढ़िए, फिर चैप्टर नंबर 12 पढ़िए, और फिर हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे जिसमें हम जर्नल लेजर वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, इसी क्रम में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि क्या है कि सब चीज़ें नई हैं आपके लिए। ठीक है, तो नई चीज़ों को, जैसे बोलते नहीं, भाषा हमने कैसे सीखी, पहले हमने छोटे छोटे शब्द सीखे, फिर उनको मिलाना शुरू किया। राइट, पहले हमने क्या शुरू किया था, ABCD सीखा था, फिर हमने छोटे छोटे जो है जैसे BAD, बैड, PEN सीखा। राइट, ऐसे करके लर्निंग का एक तरीका होता है। एकदम अचानक से आपको साइमल्टेनियस और ऐसे शब्द नहीं सिखाए जाते हैं। तो बस उसी क्रम में ही कहीं ना कहीं हम ये छोटी छोटी चीज़ों से बड़े की तरफ जो है तैयारी कर रहे हैं, वही चल रहा है। तो यहाँ क्या है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट इक्वेशन कह लीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन कह लीजिए। मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होती है, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी के होता है। बाद में लायबिलिटी को दो पार्ट में बांटा इन्होंने, आउटसाइड लायबिलिटी और कैपिटल में बांट दिया। तो इसी को एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के होता है। और ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एसेट हमेशा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के होगा ही होगा। कैपिटल जो ओनर खुद लेकर आता है, लायबिलिटी जो हम दूसरों से उधार लेकर के काम करते हैं। ये बातें हम समझ चुके हैं। यहाँ बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, तो लगभग 17-18 ट्रांजेक्शन हम करेंगे, 17-18 ट्रांजेक्शन वी विल डू, ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़ जाए। सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया है और 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, गुड्स परचेज किया है 50,000 रुपये कैश में, फर्नीचर परचेज किया सम्राट फर्नीचर। तो मैं ये सब यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमें एक एक करके जो है बैलेंस शीट इक्वेशन आनी है। ठीक है, 13 यहाँ पर, 13 यहाँ पर लिखे, और भी हैं, बट हम एक एक को जो है, जो अपना जितने भी ट्रांजेक्शन लिखे हुए उनको एक एक को जो है हम अपने तराजू में तौलेंगे और उसी हिसाब से बात करेंगे। देखो, बेसिकली जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है तो हमें दिमाग में क्या रखना चाहिए, हमें ये रखना होगा कि भाई देखो क्या होता है, ऐसी हमारी इक्वेशन बनती है एक तरीके की। इधर साइड में हम लायबिलिटी ले लेते हैं, इधर साइड में हम एसेट ले लेते हैं। लायबिलिटी में ही हम कैपिटल को भी शामिल कर लेते हैं। अब हमें ये देखना होता है, इस जो स्टेटमेंट लिखा है इसमें से ये पहचानने की कोशिश करो कि ये स्टेटमेंट कहाँ कहाँ प्रभाव डालेगा, कहाँ कहाँ प्रभाव डालेगा। प्लस एक दो बातें और ध्यान रखनी होती हैं। एक चीज़ ये कि भाई हर एक ट्रांजेक्शन के डुअल इफेक्ट होते हैं, यानी कि जो है इनका दो जगहों पर प्रभाव पड़ता है। बेसिकली दो जगहों को प्रभावित करेंगे। अगर 50,000 रुपये आएंगे तो वो 50,000 रुपये कहीं ना कहीं और इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, मतलब दो जगहों पर प्रभाव डालता है, ये बात तय है। हमेशा हर एक ट्रांजेक्शन का प्रभाव दो जगहों पर होगा ही होगा। तो पहली बात ये दिमाग में रखनी कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये दो जगहों पर प्रभाव डालेगी। दूसरा कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, तो हम बिजनेस को अलग ट्रीट करते हैं। बस ये दो बातें ध्यान रख करके हम काम कर सकते हैं। तो सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने पूंजी लगाई है 1 लाख रुपए की। तो देखो, पूंजी लगाई है तो कैपिटल हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लिख दें कैपिटल आया हमारे पास में। क्या आया, कैपिटल कितने का, 1 लाख रुपए का। कोई डाउट नहीं इस बात में। कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है, सर पे बोझ होता है। यहाँ पर भी मैंने बताया था, क्योंकि पूंजी बिजनेस के सर पर बोझ है, बिजनेसमैन का नहीं। बिजनेसमैन का तो पैसा है, अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसी का पैसा है, कहे के लिए बोझ है नहीं। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस ये सोच के चलता है कि भले बिजनेसमैन मेरा मालिक है लेकिन फिर भी मैं उससे अलग हूं, मुझे उसको पैसे लौटाने पड़ेंगे। पूंजी एक तरीके से कैपिटल, मैं कर्जा लेके बैठी हूं। बिजनेस ये सोच के चलता है मैं कर्जा लेकर बैठा हूं, भले अपने मालिक से ही क्यों ना लेता है। तो इसलिए कैपिटल हमारी लायबिलिटी हो गई, तो 1 लाख रुपए लायबिलिटी पर प्रभाव डालेगा। अब इसका प्रभाव एक जगह और कहीं पड़ना चाहिए, कहां पड़ेगा, तो देखो अगर 1 लाख रुपए कैपिटल के तौर पर आए हैं, इसका मतलब हमारे पास में नकदी आई होगी। क्या आया होगा,
कैश आया होगा। कितने का? 1 लाख रुपए का। कितने का कैश आया होगा? 1 लाख रुपए पर। तो किन दो जगहों पर प्रभाव डाला इसने? एक कैपिटल पर प्रभाव डाला और एक कैश पर प्रभाव डाला। बस यही सोचना रहता है फ्रेंड्स। अगर आप ये बातें सोच पाए जो मैंने अभी आपको थिंक करवाई है कि भाई 1 लाख की कैपिटल लगाई तो दो चीजें, एक तो कैपिटल पर प्रभाव पड़ेगा, दूसरा हमारा कैश भी बढ़ेगा। हमारा क्या बढ़ेगा? कैश भी बढ़ेगा। अगर इतना आप दिमाग लगाएं तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में दम खत्म है, एकदम से दम निकल जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। आप ये समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यही लिखा हुआ, सचिन ने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए कैश इंट्रोड्यूस किया, तो कैपिटल हमारी 1 लाख रुपीज हो गई, कैश भी हमारा बदले में 1 लाख रुपए हो गया, लाइबिलिटी हमारी 1 लाख की है और एसेट हमारा 1 लाख का है। तो हमेशा एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी होगा। टोटल ये जो बोल्ड है, ये जो टोटल है, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरी, ठीक है, अब इसमें कुछ और ज्यादा पढ़ने लायक है नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा जो स्टेटमेंट है कि परचेज गुड इन कैश ऑफ 50,000, कह रहे हैं कि हमने गुड्स खरीदा है नगदी में 50,000 रुपए का। तो पहली चीज ये कि हमने गुड्स खरीदा है तो गुड्स आया होगा। गुड्स क्या है? एसेट है या लाइबिलिटी है? पहले ये सोचना पड़ेगा। गुड्स क्या है? एसेट है या लाइबिलिटी है? सर गुड्स अगर हमारे पास होगा, हम उसको बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। सो गुड्स हमारे सर पर बोझ नहीं है, गुड्स हमारे लिए एसेट होता है। कितने का गुड्स हम खरीद कर लाए हैं सर? 50,000 रुपए का गुड्स लेकर आए हैं। तो अगर 50,000 का गुड्स आया है तो बदले में हमने कैश में खरीदा है, तो हमने 50,000 रुपए दिए भी होंगे। हमने क्या किया होगा? हमने 50,000 रुपीज दिए भी होंगे। तो अब इसका प्रभाव ये हुआ कि हमारे पास नकदी बची केवल 50,000 रुपए की और हमारे पास एसेट हो गया, गुड्स हो गए 50,000 के। अब भी ये 1 लाख रुपए हमारा मेंटेन है। समझिए इस स्टेटमेंट का क्या प्रभाव पड़ा। ये स्टेटमेंट कहता है कि गुड्स खरीदे हैं, हाँ बिल्कुल खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं, इसका मतलब गुड्स आया है। कितने का आया है? 50,000 रुपए का। तो 50,000 रुपीज का गुड्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। सर इधर क्यों किया? इधर कर देते। नहीं सर इधर नहीं कर सकते, ये लाइबिलिटी साइड है, ये बोझ है। क्या गुड्स बोझ है? तुम 50,000 रुपए का सामान, अगर 50,000 रुपए के जूते खरीद कर लाए बेचने के लिए, तो तुम्हारे सर पर बोझ है? नहीं भाई, वो तुम्हारी पूंजी है, मतलब एक तरीके का वो है एसेट है जिससे तुम कमाई करने वाले हो, ठीक है। तो गुड्स हमारी कमाई हो गई। तो एसेट साइड में गुड्स को 50,000 का किया। अब अगर 50,000 रुपए यहाँ आए हैं तो इसका प्रभाव एक और जगह पर पड़ेगा, वो जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो हमने देखा कि गुड्स हमने खरीदने के लिए नकदी यूज की, तो इसका मतलब हमारा कैश जो 1 लाख रुपए का था वो घट करके 50,000 रुपए का बचा। क्लियर हो जाती बात? आई बिलीव इससे ज्यादा सरलता से फ्रेंड्स हम नहीं समझा सकते या ना समझा जा सकता है जितना सरलता से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो वही कैपिटल हमारी 1 लाख रुपए रही, कैश हमारा 50,000 रुपए चला गया, 50,000 बचा, और गुड्स हमारे पास आए 50,000 के, तो हमारे पास 50,000 रुपए के गुड्स हो गए। तो हमारे पास 2 एसेट हो गए। पहले सिर्फ हमारे पास एक एसेट था, अब इस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे पास 2 एसेट हैं, कैश और गुड्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन ये 1 लाख इक्वल टू 1 लाख के है, बैलेंस शीट इक्वेशन हमारी मेंटेन रही। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब जैसे अब यहाँ क्या है कि एग्जाम में क्या, मान लो यहाँ तो मैं ऐसे दे रहा हूँ, एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर गुड्स कैश में परचेज किया जाता है तो उसका प्रभाव कहां पड़ेगा? सिर्फ एसेट पर पड़ेगा, सिर्फ लाइबिलिटी पर पड़ेगा, सिर्फ एसेट पर पड़ेगा, एसेट और लाइबिलिटी दोनों पर पड़ेगा, केवल एसेट पर पड़ेगा लेकिन टोटल ऑफ एसेट सेम रहेगा। इस तरीके का 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो यहां थोड़ा सा इमेजिन करके देखिएगा कि अगर हम गुड्स कैश में खरीद रहे हैं तो क्या होगा? 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे कैश में, तो इसका मतलब गुड्स आया और कैश गया, तो हमारा जो प्रभाव है सिर्फ एसेट पर पड़ रहा है, लाइबिलिटी छुई नहीं जा रही है। तो हमारा आंसर होगा कि सर ओनली एसेट चेंज एंड टोटल ऑफ एसेट डज नॉट चेंज। एसेट का टोटल 1 लाख पहले भी था, 1 लाख आज भी है, वही सेम है, ठीक है। लेकिन एसेट में चेंज जरूर आया है। पहले एक एसेट था हमारे पास, अब 2 हो गए। एसेट में चेंजेज आए हैं लेकिन ओवरऑल एसेट 1 लाख रुपए का था, उतना ही है, और लाइबिलिटी पर कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्टली वहां यूज हो जाए फ्रेंड्स, ओके, लेकिन इनडायरेक्टली आपको मदद करेगा। लेकिन मदद आपकी तभी हो पाएगी जब आप अपने दिमाग में पिक्चराइजेशन कर पाओगे कि हाँ हो क्या रहा है। तुरंत ही बैलेंस शीट इक्वेशन बनाने की क्षमता आ जानी चाहिए अब आपके अंदर में। चलिए फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 या तीसरी ट्रांजैक्शन, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट फर्नीचर्स ₹20,000। देखो कीवर्ड पकड़िए, हमने क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है। हाँ बिल्कुल खरीदा है सर। फर्नीचर क्या होता है सर? सर फर्नीचर एसेट होते हैं, हमारे फिक्स एसेट होते हैं। तो इसका मतलब हमारा फर्नीचर हमारे पास आ गया। हमारे पास क्या आ गया सर? फर्नीचर आ गया। कितने का फर्नीचर खरीदा है सर? 20,000 रुपीज का। तो चलो 20,000 रुपए लिख दिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमने फर्नीचर खरीदा कितने का? 20,000 रुपए का।
तो हमने फर्नीचर 20,000 लिख दिया, इसका मतलब हमारा एसेट बढ़ गया। अब यहां देखो किससे खरीदा है, MS सम्राट फर्नीचर से 20,000 रुपीज का। अब यहां थोड़ा सा जो ये स्टेटमेंट है इसका थोड़ा सा एक इफेक्ट जानिए। अगर लिखा होता है कि परचेज फर्नीचर, यहां ये हटा दीजिए, नाम ना लिखिए, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹20,000 ऐसा लिखा हो कि एक व्यक्ति ने 20,000 का फर्नीचर खरीदा। अगर ऐसा लिखा है, किसी व्यक्ति का किसी संस्था का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब आपने कैश पे खरीदा है। तो उस केस में क्या मानेंगे, कैश पे खरीदा है, भले लिखा हो या ना लिखा हो। लेकिन यदि किसी संस्था का किसी व्यक्ति का नाम लिखा है तो ये इशारा करता है कि आपने उससे उधारी पर यानी क्रेडिट पर लिया हुआ है। स्टेटमेंट का ये मतलब है, समझे बात को। फर्नीचर खरीदा है MS सम्राट फर्नीचर से, तो इसका मतलब हुआ कि हमने उधारी पर खरीदा है, क्योंकि यहाँ कहीं कैश लिखा नहीं है और लिखा भी नहीं रहेगा, आपको कहीं कैश लिखा भी नहीं होगा कि 20,000 रुपये कैश में। तो ध्यान देंगे हम इस बात का, अगर लिखा हो कि हमने फर्नीचर परचेज किया महेश से, तो इसका मतलब क्रेडिट पर किया होगा। अगर ये लिखा हो कि मैंने जो है गुड्स बेचे रमेश को 20,000 के, आई सोल्ड गुड्स टू रमेश ऑफ 20,000, तो यहां क्या हुआ समझने का प्रयास करेंगे। आई सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 टू रमेश, मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है। तो हमने गुड्स बेचा है 20,000 रुपए का रमेश को, मैंने बेचा है, उधारी पर बेचा होगा, इसीलिए इस व्यक्ति का नाम लिख रहा है। अगर ये लिखा है कि मैंने गुड्स बेचे रमेश को 20,000 के, तो ये उधारी पर बेचे हैं, यानी डेटर ये है हमारा, कौन है, डेटर है, रमेश हमारा डेटर है। या तो फिर यहां लिखा होगा इन कैश, यहां इन कैश लिखा होगा। मैं क्या कहना क्या चाहता हूं सर, मैं ये कहना चाहता हूं यदि किसी ट्रांजेक्शन में किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसे हमने गुड्स परचेज किए थे, किसी व्यक्ति का क्या नाम है यहां पर नहीं, और लिखा भी है कैश, यहां पर कैश लिखा भी है, लेकिन यदि यही नाम आ जाता, सोचो कि यहां कैश ना लिखा हो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऐसा लिखा है, मान लो हमने गुड्स खरीदे राम से 50,000 रुपए के, तो अब ये तो लिखा नहीं कि सर कैश में खरीदा है क्रेडिट पर। तो मैं ये कहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी में किसी कंपनी का नाम आ जाए, तो ये समझ लेना कि वो क्रेडिट पर खरीदारी की गई है। वो खरीदारी किस पर की गई है, क्रेडिट पर। और या तो फिर साफ साफ लिखा होगा कि आई परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ 50,000 इन कैश, ऐसे लिखना पड़ेगा सर। ये अकाउंटिंग का सिस्टम है, कन्वेंशन है, आप समझ लीजिए, ऐसा होता ही है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए खरीदने या बेचने के दौरान, तो ध्यान रखना कि वो या तो कर्जे पर बेचा जा रहा है या तो कर्जे पर खरीदा जा रहा है, अनटिल अनलेस कि इन कैश ना लिखा हो, ठीक है। आई बिलीव अब यहाँ तो कैश लिखा है तो बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने फर्नीचर परचेज किया था, हमने क्या किया था, फर्नीचर परचेज किया था, और यहाँ व्यक्ति का नाम आ गया, इसका मतलब या तो हमने उधारी पर खरीदा होगा, यहाँ लिखा है ना खरीदा है, तो हमने उधारी पर खरीदा होगा। अब ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि सर अगर नाम लिखा है तो उधारी के पूरे चांसेज हैं, ठीक है। तो हमने क्या जोड़ा था भाई, हमारा फर्नीचर आया था कितने का, 20,000 रुपीज का फर्नीचर आया था, तो हमने 20,000 फर्नीचर लिख दिया। अब यहाँ पर कैश की बात तो हो नहीं रही, अगर कैश की बात होती तो मैं यहाँ से कैश घटा देता, लेकिन चूंकि हमने उधारी पर लिया हुआ है, तो उधारी पर क्या लिखें, उधारी हमारी यानी कि हमारा सर का बोझ, राइट, उधारी यानी सर का बोझ यानी लाइबिलिटी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई, हम ये लिख सकते हैं सम्राट फर्नीचर, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, सम्राट फर्नीचर से हमने 20,000 रुपए के फर्नीचर लिए थे, तो हमने सम्राट फर्नीचर की लाइबिलिटी बना ली। या इसी चीज को अब सोचो कि हम मान लो 6 लोगों से खरीदेंगे, सम्राट फर्नीचर से ले लिया, उसके बाद में हमने महेश से खरीद लिया उधारी पे, हमने रमेश से खरीद लिया, हमने दिनेश से खरीद लिया। तो इतने नाम एंट्री करने की जगह वो बोलते हैं कि अगर किसी से उधारी ले रखी है, तुमने सामान उधार पर खरीद रखा है, तो उस व्यक्ति को क्रेडिटर कह दो। तो उन सबको एक ही जगह ले आओ, क्रेडिटर सिर्फ कह दो। इसीलिए ये टर्म हम सम्राट फर्नीचर न लिख करके हम सीधे सीधे क्रेडिटर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इट इज पॉसिबल। अब सर ये क्रेडिटर क्यों होगा, डेटर क्यों नहीं होगा? देखो ऐसे सवाल जब अपने आप से पूछोगे तो ही तुम गहराई में उतर पाओगे। सर यहाँ क्रेडिटर क्यों लिया, डेटर क्यों नहीं कहते? देखो फर्नीचर हमने उधारी पर ले रखा है, तो सामने वाले की हैसियत है, सामने वाले के पास फर्नीचर थे, उसने मुझे दिए, जिसकी हैसियत होती है हमें उधार देने की, वो क्रेडिटर कहलाता है। पहले चैप्टर में, पहले पार्ट में बहुत अच्छे समझाया था। तो इसलिए MS सम्राट ने हमको फर्नीचर उधारी दे रखा है, तो ये दिलदार आदमी है, इसलिए वो हमारा क्रेडिटर है, हमने उसे उधारी पे ले रखा है, तो 20,000 रुपीज की हमारी क्रेडिटर खड़े हो जाएंगे। सर सम्राट फर्नीचर क्यों नहीं लिखा? कारण बताया मैंने कि मान लो अभी आगे चल करके हम महेश से उधार लेंगे, तो क्या यहाँ पर
सम्राट फर्नीचर, यहाँ महेश, यहाँ रमेश, यहाँ दिनेश, तो पागल हो जाओगे। तो बेहतर है कि एक नाम दे दो। अगर जिससे उधारी ली उसको क्रेडिटर कह देंगे, जिसको हम उधार पर बेचेंगे उसको डेटर कह देंगे। वो चाहे 20 लोगों को बेच दो, चाहे 1 लाख लोगों को बेच दूं। अब सोचो क्या 1 लाख लोगों को जो है कोई कंपनी उधारी पर बेचेगी तो 1 लाख लोगों का नाम लिखेगी? नहीं। तो बेहतर है कि हम डेटर लिख देंगे। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स जो है 20,000 रुपीज़ यहाँ आ गया, 20,000 रुपीज़ यहाँ आ गया। इसका असर क्या होगा? ये एक 1,20,000 हो जाएगा, ये भी 1,20,000 हो जाएगा। हियर इट इज़, ये रही आपके सामने ये ट्रांजेक्शन मैंने आपको दिखाया। देखिए ये जो ब्रेकेट लगाए हुए फ्रेंड्स, इन्हीं पर प्रभाव पड़ रहा है। ये मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि कौन सी चीज़ें नई ऐड हुई हैं। कैपिटल 1 लाख पहले से थी, कैश 50,000 एज इट इज था, गुड्स 50,000 एज इट इज था। तो फर्नीचर ऐड हुआ 20,000 का और क्रेडिटर क्रिएट हुए 20,000 के। ठीक है, तो हमने ये बात समझ ली कि भाई हमने क्रेडिटर क्यों इंट्रोड्यूस किया, MS सम्राट फर्नीचर क्यों नहीं यूज किया। ठीक है, प्लस हमने कैश क्यों नहीं घटाया, क्योंकि नाम लिखा हुआ था, हमने उधारी पर खरीदा है। नाम लिखा होगा तो उधारी पर खरीदेंगे, नाम लिखा होगा तो उधारी पर बेचेंगे, जब तक कि खास करके उसमें लिख दिया ना जाए इन कैश। जैसे यहाँ लिखा ही होता कि परचेज फर्नीचर फ्रॉम MS सम्राट फर्नीचर इन कैश। अगर इन कैश लिखा है तब तो हम मजबूर हैं कि हमें कैश से ही घटाना पड़ेगा। आई बिलीव जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो रही फ्रेंड्स मैं आपको डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए पिछले वाले एग्जाम मतलब जो है जब हमने पिछला जो पार्ट 2 किया था इसी का, तो उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था, यहाँ भी एक क्वेश्चन ऐसा है। देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। अब लिखा ही है नगद, तो लफड़ा ही खत्म हो गया कि हमने गुड्स बेचे हैं जिनका दाम 25,000 रुपये है 35,000 रुपये में अगेंस्ट कैश। अब थोड़ा सोचो इस स्टेटमेंट को, ये सब छोड़ो अभी के लिए। हमने क्या किया है, गुड्स बेचा है, कितने का बेचा है? 25,000 रुपये का। तो ये बात समझ में आ रही कि हमने गुड्स बेचा है 25,000 रुपये का, तो हमारे 25,000 रुपये के गुड्स चले गए। बोलो, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे पास 50,000 के गुड्स थे, मैंने 25,000 रुपये दाम के गुड्स बेच दिए। हमने गुड्स बेच दिए 25,000 के, बेच दिए तो चले गए मेरी जेब से या मेरी दुकान से, तो इसलिए 25,000 गुड्स में से घटा दिया। ठीक है, फॉर 35,000 25,000 रुपये का सामान था मेरा। ठीक है, उसको मैंने 35,000 रुपये का नगद में बेच दिया। तो 35,000 रुपये क्या है? नगदी है। देखो लिखा हुआ है ना, 25,000 रुपये का सामान। सोचो 25,000 रुपये की टीवी थी, उसको 35,000 रुपये कैश में बेच दिया, तो 35,000 रुपये क्या आया? कैश आया। इसका मतलब सर ये हुआ कि हमारे पास 35,000 रुपये का कैश बढ़ा। बोलिए, कोई डाउट है यहाँ तक? बोल रहा है कि गुड्स को बेचा 25,000 रुपये का, 25,000 का हमने गुड्स सोल्ड किया। तो भाई गुड्स अगर 25,000 का सोल्ड किया था तो गुड्स में से 25,000 रुपये घटा दिए, क्योंकि हमने बेच दिया है। अगर खरीदा होता तो जोड़ते, क्योंकि बेचा है तो घटा दिया, तो हमारे गुड्स 25,000 के चले गए। चलो ये भी सही है। 35,000 रुपये बदले मुझे नगद मिला, 25,000 का सामान बेच के मुझे 35,000 रुपये नगद मिला, इसलिए मैंने कैश में 35,000 रुपये जोड़ दिए। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में एक चीज़ छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है? कि अगर कोई चीज़ 25,000 रुपये की थी और तुमने 35,000 रुपये का बेचा, तो फ्रेंड्स आपने 10,000 रुपये का प्रॉफिट भी कमाया है। 10,000 रुपये का प्रॉफिट आपने कमाया है। कमाया है कि नहीं कमाया? भले ये लिखा ना हो पर आपको समझना पड़ेगा, और नहीं समझोगे तो भी फंसेगा मामला। क्यों फंसेगा मैं समझाता हूँ। जैसे अगर इसको हम अगर जोड़ें इस चीज़ को, तो इसका असर ये होगा, ये 1,30,000 रुपये हो जाएगा। देखो इसको जोड़ोगे, इसी में जो है ये 20,000 ही है, ये जोड़िए 35, 25 और 20। तो अगर इसको आप जोड़ेंगे तो ये 85,000 होगा, ये यानी 85 के ये आपका घट करके 25,000 रुपये हो जाएगा, और ये तो 20,000 रुपये है ही। ये आप जोड़ेंगे तो आपको 1,30,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो ये 1,20,000 रुपये हैं। तो हमारी बैलेंस शीट की इक्वेशन डिस्टर्ब हो रही है। देखिए बैलेंस शीट की इक्वेशन, ये 1,30 है तो ये भी 1,30 होना चाहिए। इसका मतलब 10,000 रुपये कहीं गायब है। ये फ्रेंड्स कोई और चीज़ नहीं है, यही वो 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट है तुम्हारा वही गायब है। समझने का है तरीका, बैलेंस शीट से ही पता कर लो कि गड़बड़ हो रही है क्या। मैं सही सोच पाया कि नहीं सोच पाया? नहीं सोच नहीं पाए भाई। देखो यहाँ 1,30 हो गया है, 1,20 हो गया, 10,000 रुपये। और ये भी बता रहा है कि या तो यहाँ से 10,000 कम करो या तो 10,000 यहाँ बढ़ाओ। दो में से एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, तभी बैलेंस शीट इक्वेशन मैनेज होगा। ठीक है, तो अब हमने देखा कि सर 25,000 का सामान 25,000 का आइटम 35 में बेचा, तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का फायदा किसको मिलता है? प्रॉफिट का फायदा ओनर को मिलता है। प्रॉफिट का फायदा ओनर को मिलता है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई फायदा होगा तो वो कैपिटल में जुड़ेगा, अगर कोई घाटा होगा तो वो कैपिटल से जाएगा, अगर कोई खर्चा होगा तो वो कैपिटल से ही जाता है। ठीक है, कोई फायदा होगा तो कहाँ जुड़ेगा? हमारी पूंजी में। तो यहाँ पर हमारी 10,000 जुड़ जाएगा। अब देखिए ये भी जो है 1,30 हो गया। नाउ
द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्या आपको बातें समझ में आई मेरी, जो मैंने आपको कहने का प्रयास किया? ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। हमने गुड्स बेचे हैं 25,000 रुपये के, हमने गुड्स बेच दिए सर 25,000 की, तो मेरी जेब से 25,000 रुपये के गुड्स चले गए, बदले में मुझे 35,000 रुपीज़ कैश मिला। इसका मतलब मुझे 35,000 रुपीज़ कैश मिल गया। लेकिन 25,000 का सामान 35,000 का बेचोगे तो फ्रेंड्स आपको 10,000 रुपये का फायदा भी होगा। सर 10,000 का फायदा हुआ, हाँ सही बात है। और फायदा कहाँ जाता है? हमारी पूंजी में जाता है। तो 10,000 रुपीज़ हमारी पूंजी में जुड़ जाएगा। फायदा मालिक को मिलता है, घाटा मालिक से वसूला जाता है, तो फायदा कैपिटल में जुड़ेगा, तो 10,000 रुपये वहाँ जुड़ जाएगा। अब इसी चीज़ को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कई किताबों में। इसी को 1,10,000 कर देते हैं, अपनी मैकमिलन बुक में इसको 1 ही लाख माना जाता है। यहाँ पर एक और टर्म यूज करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस नाम से, जिसमें 10,000 रुपये और चिपका देते हैं। तो हम दोनों दिखा देंगे आपको यहाँ पर। ये चीज़ देखिए, कई कई जगहों पर कैपिटल में ही 10,000 जोड़ करके 1,10,000 रुपये कर दिया जाता है। और हमारी बुक के हिसाब से हम क्या करते हैं कि हम एक नया इंतजाम जोड़ देते हैं, जिसे रिजर्व और सरप्लस कहा जाता है। यानी जो भी प्रॉफिट हुआ हमें, वो हमने 10,000 रुपये यहाँ चिपका दिए। ठीक है, तो अब देखो कैपिटल वही रही, रिजर्व एंड सरप्लस 10,000 के बन गए, क्रेडिट 20,000 के 1,30,000 रुपये हो गया। हमारा कैश बढ़ करके 85,000 हो गया, गुड्स घट करके 25,000 हो गया, फर्नीचर 20। तो हमारा बैलेंस शीट इक्वेशन मेंटेन है अभी भी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने आपको समझाया कि इसका प्रभाव यहाँ, यहाँ और यहाँ पड़ा। ठीक है, आगे हम कुछ ट्रांजेक्शन देखेंगे जिनके प्रभाव कम से कम 4 जगहों पर पड़ते हैं, अभी तो सिर्फ 3 जगहों पर पड़े हैं, आगे चल करके। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये कह रहा है कि पेड MS सम्राट फर्नीचर इन कैश। सम्राट फर्नीचर को हमने कैश में पे किया। अब वापस आओ, देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, सम्राट फर्नीचर से 20,000 रुपये का उधारी पर फर्नीचर खरीदा था, याद करो, जिसकी वजह से हमारा 20,000 का क्रेडिटर खड़ा हो गया था। अब ये कह रहे हैं कि जो है सम्राट फर्नीचर को कैश पे कर दिया, तो कितना पे करेंगे? 20,000 रुपये पे करेंगे भाई। यहाँ लिखा नहीं है, देखिए यहाँ नहीं लिखा है कि हमने MS सम्राट फर्नीचर को कैश में कितना दिया। तो कितना दिया सर? जितने का उधार लेकर आए थे उतना उधार जो है चुकाओगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि हम क्यों वहाँ वापस गए अपनी पुरानी ट्रांजेक्शन देखने? क्योंकि हमने सम्राट फर्नीचर से कितना उधार लिया था, तो सर पता चला ये 20,000 रुपये की उधारी हमारे सर पे हमने ली थी, क्योंकि हमने 20,000 का फर्नीचर उनसे उधारी पर लिया था, इसलिए 20,000 का क्रेडिटर बन गया था। अब हमने उन्हें कैश में पे कर दिया है। कितना पे किया होगा? 20,000 रुपये। तो अगर कैश में पे किया है तो क्या मेरा कैश 20,000 घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? बदले में मेरा जो ये क्रेडिटर है ये भी जो है मेरा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा या नहीं खत्म हो जाएगा? ठीक है, खत्म हो जाएगा भाई। देखो 2 जगहों पर प्रभाव आएगा। पहला प्रभाव, कैश में पे किया है तो मेरा 20,000 रुपये कैश में लिया, मैंने 20,000 रुपये कैश लिया, ले जाकर के सम्राट फर्नीचर वाले को पकड़ा दिया सर, तो 20,000 रुपये मेरे घट गए। बोलो, नकदी मेरी 20,000 रुपये से घट गई, तो अब ये 65,000 रुपीज़ की हो गई मेरे पास नकदी। और साथ ही साथ में मैंने क्या किया, ले जाकर के किसको दिए? सम्राट फर्नीचर वाले को। तो जो मेरे सर पर बोझा था जो है 20,000 रुपये का, उसको जब 20,000 रुपये दे देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मेरे ऊपर किसी का कर्ज रह ही नहीं गया, तो मेरे क्रेडिटर भी जीरो हो गए। ठीक है, तो ये 2 प्रभाव इसके रहे। दोनों प्रभाव मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं कि हमने सम्राट फर्नीचर को कैश में दिया है तो 20,000 रुपीज़ हमारा कैश घट गया, और साथ ही साथ में हमारे क्रेडिटर भी खत्म हो गए, हमारे क्रेडिटर भी खत्म हो गए। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं इस क्वेश्चन में या इस उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 18,000। लिखा ही है भाई कि हमने उधारी पर 18,000 रुपये का गुड्स खरीदा है। देखिए लिखा हुआ है कि हमने क्रेडिट पर परचेज किया है। कैसे खरीदा है? क्रेडिट पर खरीदा है, इसका मतलब कैश में नहीं खरीदा है, तो मेरा कैश पर प्रभाव नहीं जाएगा। तो कहाँ प्रभाव जाएगा सर? समझते हैं। क्रेडिट पर परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, तो इसका मतलब 18,000 रुपये के गुड्स आए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सर 18,000 रुपीज़ का गुड्स आया होगा। देखो हमने गुड्स खरीदे हैं 18,000 रुपये के, 18,000 के, तो मेरा गुड्स 18,000 रुपये से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा सर। ये एक जगह ये प्रभाव हो गया, एक और कहाँ जाएगा? हमने क्रेडिट पर खरीदा है, तो क्रेडिट पर खरीदा है तो मेरा क्रेडिटर जो जीरो था ये फिर से बढ़ गया। कितने से? 18,000 रुपये से फिर से मैं कर्जदार हो गया। मैंने कर्जा ले लिया भाई, बिजनेस है, लेना देना पड़ेगा ही। ठीक है, तो 18,000 रुपये का क्रेडिटर फिर से खड़ा कर लिया मैंने, और बदले में मेरे पास 18,000 रुपये के गुड्स बढ़ गए। तो ये अब आपका फ्रेंड्स 1,28,000, 1,28,000 हो जाएगा। दोनों तरफ 18,000 रुपये का प्रभाव आ जाएगा। ठीक है, देखिए यही मैंने आपको समझाया।
कि क्रेडिट पर परचेज किया है गुड्स 18,000 के, तो देखो हमारे पास गुड्स बढ़ गए कितने के, 18,000 के। अब गुड्स हमारे पास 43,000 के हो गए, और बदले में हमने चूंकि क्रेडिट पर परचेज किया है तो 18,000 रुपये का हमारा क्रेडिटर भी हमारे सामने खड़ा हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से शुरू में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, अब चीज़ें स्मूथ हो रही हैं, उतना ज़्यादा डिफिकल्टी मेरे ख्याल से अब आपको नहीं आ रही होगी कि हाँ समझ में आ रहा होगा हो क्या रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर, यानी नंबर 6 वाला मैंने लिख दिया है कि 6 नंबर का जो हमारा क्रेडिटर था उसको पेमेंट किया है इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,500। मतलब इसका ये थोड़ा इस टर्म का मतलब समझेंगे। हमने क्या किया है, क्रेडिटर को पेमेंट की है। ठीक है, बहुत अच्छा किया। किस क्रेडिटर को, इस वाले क्रेडिटर को। तो हमने इससे 18,000 रुपये की उधारी ली थी, 18,000 रुपये का उधार सामान लिया था, उसको हमने पे किया है, लेकिन फुल सेटलमेंट में। मतलब बातचीत खत्म, आज से मेरा तुम्हारा फुल एंड फाइनल हो गया। जैसे मान लो तुमने किसी दोस्त से 5,000 रुपये लिए और तुमने उसको जो है 4,000 रुपये लौटा दिए और बोला भाई ना मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, आज से हमारा तुम्हारा फुल सेटलमेंट हो गया, अब कुछ हमसे उम्मीद ना रखना। इसका मतलब ये हुआ कि इस 5,000 रुपये के बदले में उस बेचारे को सिर्फ 4,000 रुपये मिले, अब 1,000 का संतोष कर ले, 1,000 का वो संतोष कर ले। तो इसका मतलब यही हमारे सेंस में भी है कि भाई हमने क्रेडिटर को पेमेंट की है फुल सेटलमेंट में 17,500 की, तो अब किस में करेंगे, कैश में करेंगे या फिर उधारी में करेंगे। भाई उधार तो सर पे था ही, उसको 17,500 रुपये दिए हैं, इसका मतलब हम 17,500 रुपीज हम कैश से निकाल के दे देंगे उसे ले जा करके। बोलिए सर नहीं समझ में आया, उधारी पर भी हो सकता है सर, कैसे उधारी पर कैसे होगा सर। भाई 17,500 रुपये कहाँ से ले जाओगे, तुम्हारे पास कैश ही तो है। अगर बैंक होता तो बैंक से ले जाते, अगर कैश है तो कैश से ले जाते। तो हम 17,500 रुपये 17,500 रुपीज कहाँ से ले जाएंगे, कैश में से। तो हमारा कैश घट गया। ठीक है सर, चलो ठीक है, कैश घट गया, फुल सेटलमेंट है तो ये भी अच्छी बात है। और मेरा जो क्रेडिटर है सर, अब यहाँ सोचो कि क्या मेरा क्रेडिटर 17,500 से घटेगा या 18,000 से घटेगा। ये थोड़ा सा सोच के देखो कि जो मेरा क्रेडिटर जो मेरे सर पर उधारी थी, दिए तो मैंने उसको 17,500 रुपये हैं, तो क्या मेरी उधारी सिर्फ 17,500 रुपये की खत्म हुई कि 18,000 रुपये की खत्म हो गई। मैंने बताया था कि आपने अपने दोस्त से 5,000 रुपये लिए और आपने उसको 4,000 रुपये ले दे करके हाथ जोड़ लिया कि भैया अब हमसे उम्मीद ना रखना, तो वो अपनी पूरी उधारी खत्म मानेगा, पूरा 5,000 रुपये उधार खत्म मानेगा। ठीक उसी तरीके से जो हमारा क्रेडिटर है वो पूरा का पूरा फ्रेंड्स 18,000 रुपये खत्म हो जाएगा। भाई हमने फुल सेटलमेंट कर दिया, अब हमारे सर पे बोझा नहीं रहा, हम ये मान कर चल रहे हैं दैट मीन्स कि हमारा 18,000 रुपये यहाँ से घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 18,000 रुपये घटेगा। सर काहे, 17,500 रुपये ही तो दिए हैं। हाँ सही बात है, 17,500 रुपये दिए हैं, लेकिन सर फुल सेटलमेंट किया है ना, लिखा है कि फुल सेटलमेंट। अगर ना लिखा होता फुल सेटलमेंट तो वाकई 17,500 घटाते, लेकिन हमने बातचीत की कि भाई 17,500 लो और हमको माफ करो। तो माफ करो का मतलब यह हुआ कि 18,000 से मेरे खत्म, तभी तो माफ हुआ तुम्हें। तो 18,000 रुपये पूरा क्रेडिटर से घट गया। ठीक है, कितना नगद लेकर गए घर से, 17,500 रुपये घर से निकल लेकर के गए, तो एक जगह 18,000 घटा, एक जगह 17,500 रुपये घटा। अब अभी भी 500 रुपये का लफड़ा है, क्यों, क्योंकि तुमने 500 रुपये उसको नहीं दिए। तो सोचो ये 500 रुपये तुम्हारा फायदा है कि नुकसान है, सोचो ये चीज। 18,000 रुपये का कोई सामान खरीदा था, बदले में दुकानदार को 17,500 रुपये दिए, तो क्या हुआ, 500 रुपये की नकदी फायदा हुआ कि नहीं हुआ। भाई ये प्रॉफिट है। देखिए 18,000 रुपये का खरीदा था उससे उधारी पर, और जब उधार चुकाने की बारी आई तो 17,500 रुपये दे दिए, तो 500 रुपये का फायदा कमा लिया मैंने कि नहीं कमा लिया। हाँ सर बिल्कुल फायदा कमा लिया। और फायदा कहाँ जाता है सर, फायदा हमारी पूंजी में जाता है, हमारा कैपिटल होता है। तो चाहे कैपिटल में चाहे सरप्लस में कहीं पर भी एक जगह पर 500 रुपये जोड़ दीजिए, चाहे यहाँ 500 रुपये जोड़ दीजिए और चाहे यहाँ 500 रुपये जोड़ दीजिए। ठीक, कहीं एक जगह 500 रुपये जोड़ दीजिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई सर। 3 जगहों पर प्रभाव पड़ा। पहला हमने क्या किया, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, नंबर 6 वाले क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में हमने 17,500 रुपये दिए। तो पहली चीज 17,500 रुपये मेरे नगद चले गए, 17,500 रुपये मेरी जेब से चले गए, एक प्रभाव यहाँ पड़ा। दूसरा, जो ये क्रेडिटर 18,000 रुपये का खड़ा था, ये पूरा का पूरा 18,000 रुपये का क्रेडिटर मेरा खत्म हो गया, ये जीरो हो गया। और तीसरा प्रभाव ये पड़ा कि चूंकि मैंने 18,000 रुपये का सामान खरीदा था और लौटाया 17,500 रुपये ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 500 रुपये प्रॉफिट आया है। 18,000 रुपये का सामान 17,500 रुपये में खरीद लिया, तो 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ पर 500 रुपये यहाँ जोड़ देंगे। कहाँ पर जोड़ देंगे, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसी में जोड़ देंगे 500 रुपये। थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पर समझने वाली होती है कि
जहां पर दोनों अमाउंट सेम नहीं होते वहां एक तीसरी एंट्री जरूर आ जाती है। जैसे 18,000 रुपए की उधारी थी और 17,500 रुपए हमने लौटाए, तो यहाँ एक तीसरी एंट्री आ गई। देखो इसी तरीके से यहाँ पर था, देखो हमने क्या किया था, 25,000 का गुड्स। देखो अगर 25,000 का गुड्स हम 25,000 में बेचते, सोचो ये 25,000 रुपए होता, तो 25,000 का गुड्स था, 25,000 में बेचते तो बात खत्म हो गई, एक तरफ 25,000 और दूसरी तरफ भी 25,000। लेकिन जहां ये डिफरेंस आ गया, 25,000 का सामान 35,000 में बेचा, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ इसका मतलब एक तीसरी चीज जरूर आएगी जो आपका इनके डिफरेंस के बराबर होगी। बात मेरी समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो हमने फुल सेटलमेंट में 17,500 रुपये निपटा दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मशीनरी हमने खरीदी, परचेज मशीनरी फॉर कैश। अब देखो यहाँ पर ये सब जोड़ते घटाते हुए चले चलो, देखो हमारा रिजर्व 10,500 का हो गया, हमारा कैश 47,500 रुपीज़ का हो गया, 1,10,500, 1,10,500 दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम मशीनरी खरीद रहे हैं, ये वाला यहीं पर ही देख लेते हैं। मशीनरी हमने खरीदी है 20,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो पहले ये देखो मशीनरी किधर जाएगी, मशीनरी एसेट है कि लायबिलिटी है? सर मशीनरी अपनी जगह से हिलती नहीं है, तो फिक्स एसेट होती है। तो हमारा यहाँ पर मशीनरी आ गई कितने की, 20,000 रुपीज़ की। तो यहाँ लिख रहा है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, नगद लिखा हुआ है, तो भाई 20,000 रुपये घटा दो नकदी में से, बस बात खत्म। हमारा एक नया एसेट क्रिएट हुआ जिसे हमने मशीनरी कहा, 20,000 रुपये की, 20,000 रुपीज़ की, और बदले में मेरा 20,000 रुपये का कैश चला गया। भाई यही तो कह रहा है, 20 कुछ दोगे तो कुछ लोगे, 20,000 दोगे तो नकदी 20,000 दोगे तो मशीन 20,000 की लोगे, सिंपल सी बात है। तो वही हुआ, हमने मशीनरी खरीदी तो नया एसेट मशीन का बन गया 20,000 रुपये का, और बदले में मेरा कैश 20,000 रुपये मेरी जेब से चला गया। तो दो जगहों पर प्रभाव आया हमारा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से अब डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड, देखिए आसान सी बात यहाँ पर की गई है, यहाँ पर हमने कोई ज़्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं की। तो वही हुआ, देखो हमारा कैश 20,000 से घट गया और हमारे पास एक नया एसेट मशीनरी का क्रिएट होके आ गया। एक और यहीं पर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखो अब ये सब तो आपको याद ही है कि कहाँ एसेट है कहाँ लायबिलिटी, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब पहले क्या करते थे, हम खरीदते थे उधारी पर, यहाँ क्या हो रहा है फ्रेंड, थोड़ा समय लगेगा फ्रेंड, जो है लेक्चर बड़ा होगा, लेकिन मैं ये एश्योर करके देता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई से समझ में आएंगी, अकाउंटिंग होती कैसे है। आप अपने घर में भी अगर जो है अकाउंटिंग करना चाहेंगे तो घर में राशन पानी का भी, चाय पत्ती लाए, चीनी लाए और आटा खरीदा, वो भी हिसाब कर सकेंगे इतना सीखने के बाद में। सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट, लिखा हुआ है कि हमने गुड्स महेश को बेचा है, क्रेडिट पर बेचा है 25,000 रुपये का, ठीक है। तो देखो पहली चीज, हमने गुड्स बेचा है, तो हमारा गुड्स गया कितने का गया, 25,000 रुपये का। देखो हमारा गुड्स यहाँ पर है, इसमें से 25,000 रुपये का गुड्स हमारा चला गया। हाँ भाई, अगर महेश को बेच दोगे अगर गुड्स 25,000 रुपये का, तो 25,000 रुपये के गुड्स तो घटेंगे ही गोदाम से, तो घट गया, चलो ठीक है, यहाँ 25,000 रुपये लिख दिया। किसको दिया है सर, महेश को दिया है। काहे पे दिया है, उधारी पर दिया है। हमने महेश को उधारी पर दिया है, दिल किसका बड़ा है, मेरा बड़ा है, हैसियत किसकी बड़ी, मेरी बड़ी है, तो ये मेरा डेटर होगा। ये कौन है, महेश, महेश मेरा डेटर है। महेश कौन है मेरा, महेश मेरा डेटर है। डेटर क्या होते हैं, डेटर वो लोग होते हैं जो भविष्य में हमें पैसा देने वाले हैं। डेटर वो लोग होते हैं जो हमें भविष्य में पैसा देंगे। तो देखो क्या होगा भाई, महेश को हमने 25,000 रुपये उधारी पर दिया है, तो भविष्य में चल करके महेश मुझे 25,000 रुपये देगा कि नहीं देगा। हाँ, एसेट यही होता है। एसेट क्या होता है, ऐसी चीज जो भविष्य में पैसा कमा के दे। तो हमारा जो ये महेश है, ये हमारे लिए एसेट है। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर एक नया एसेट बनेगा, डेटर कहेंगे जिसे, डेटर नाम का एक एसेट बनेगा, 25,000 रुपये का एक एसेट बन जाएगा हमारा डेटर का। सर महेश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि महेश, रमेश, दिनेश, सुरेश, कल को चल के बहुत सारे लोग अगर आ जाएंगे तो हम यहाँ उनके नाम लिखते नहीं फिरेंगे। इसलिए अगर हम किसी को उधार पर देंगे तो डेटर लिखेंगे, अगर हम किसी से उधारी पर लेंगे तो उसे क्रेडिटर लिखेंगे। ये बात हमने समझाई थी आपको, यहाँ क्रेडिटर बनाया था आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ डेटर 25,000 रुपये का बना दिया। बोलिए बस 25,000 रुपये हमारा गुड्स घटा और 25,000 रुपये का हमारा डेटर क्रिएट हो गया, बात खत्म हो गई। मेरे ख्याल से यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यही हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे गुड्स 25,000 रुपये के चले गए और बदले में एक 25,000 रुपये का एक नया डेटर, अब एक नया जो है अपना एसेट क्रिएट हो गया। देखो ये चीज़ है ना, एक नया एसेट क्रिएट हो गया। सर थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, महेश को क्रेडिट पर किए हैं। अच्छा अगर क्रेडिट ना होता सर, यहाँ कैश होता तो
यहाँ सोचो कैश हो फॉर एग्जाम्पल। तो सर अगर कैश होगा तो हमने गुड्स बेचे हैं, तो भाई हाँ 25,000 रुपये का मेरा गुड्स जाता, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ डेटर ना क्रिएट होता, यहाँ डेटर ना क्रिएट होता, बल्कि मुझे कैश मिलता, 25,000 रुपये का मेरा कैश बढ़ जाता, मेरा कैश बढ़ जाता, 25,000 रुपये मुझे कैश मिलता, नकदी मिलती, तो वो बढ़ जाता। ठीक है, तो अगर यहाँ क्रेडिट पर ना दे करके हम कैश पर देते तो मेरा गुड्स तो 25,000 का जाता, लेकिन बदले में मुझे 25,000 का और कैश मिल जाता, बात खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने उधारी पर बेचा है, अगर हम उधारी पर बेचते हैं तो हमारा डेटर क्रिएट होता है, ये भविष्य में हमको ला करके 25,000 रुपये देगा। ठीक है, तो हमारा 25,000 रुपये का एक डेटर क्रिएट होगा, कौन? महेश। कौन क्रिएट होगा? महेश। और बदले में 25,000 रुपये का गुड्स लेकर हमने गुड्स बेच दिया है, तो 25,000 के गुड्स चले गए, खरीदा होता तो जुड़ जाता। ठीक है, अब यहीं पर और देख लो, बोल रहा है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 20,000 रुपये की। हाँ ठीक है, 20,000 रुपये की पूंजी लगाई है तो अच्छी बात है भाई, चलो 20,000 रुपये की पूंजी लगाई, इसका मतलब पहले 1,00,000 रुपये की पूंजी थी, अब 1,20,000 की पूंजी हो गई। सर कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, सही बात है ना? पहले हमने 1,00,000 की पूंजी रखी हुई थी, अब 1,00,000, अब ये 20,000 की पूंजी और आ गई। वैसे तो ये पूंजी का ही पार्ट होता है, ये भी फ्रेंड ध्यान रखिएगा, पर चलो ये अलग अलग कर रहे हैं। अदरवाइज ये सारा मिला करके नेटवर्थ कहलाता है, व्यक्ति की नेटवर्थ, यानी जो मालिक है उसकी नेटवर्थ कहलाता है। तो हमने 20,000 रुपये की पूंजी और लगा दी, तो हमारी कैपिटल बढ़ करके 1,20,000 रुपये की हो गई। और चूंकि अगर तुम 20,000 रुपये की पूंजी लेकर आए हो, तो इसका मतलब तुम नगदी लेकर आए होगे भाई, नगद लेकर आए होगे ना 20,000, दैट मीन्स कि हमारा 20,000 रुपये का कैश भी बढ़ेगा। बात बन गई, समझे बात को? हमने 20,000 रुपये की पूंजी बढ़ाई तो लाइबिलिटी साइड 20,000 रुपये बढ़ गए कैपिटल में, और एसेट साइड में हमारा 20,000 रुपये की नगदी बढ़ी। याद करिए जब शुरू में सचिन ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो 1,00,000 रुपये पूंजी लगाई थी। सचिन ने जब 1,00,000 पूंजी लगाई थी तो हमने देखा था कि हाँ भाई कैपिटल हमारी 1,00,000 है, और हमारा जो कैश था वो भी 1,00,000 रुपये जुड़ा था। याद करिए पहली ट्रांजेक्शन। तो जब भी कोई पूंजी लगाएगा भाई, देखो पूंजी या तो कैश में दोगे या तो चेक वगैरह दोगे, तो चेक होता तो बैंक हो जाता, अगर चेक नहीं है तो कैश हो जाएगा। तो हमारा कैश भी फ्रेंड जो है कितने से बढ़ जाएगा? 20,000 रुपीज़ से, और यहाँ पर पूंजी भी हमारी 20,000 रुपीज़ से बढ़ जाएगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अब मेरे ख्याल से चीज़ें एकदम स्मूथ लग रही होंगी, समझ में आ रहा होगा कि हाँ हो क्या रहा है। ठीक है, तो सही है सर। अब पूंजी हमारी 1,20,000 की हो गई और हमारा कैश भी 20,000 रुपीज़ से बढ़ गया। रिसीव्ड फ्रॉम महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500। अब ये बोल रहा है कि हमने महेश से रिसीव किया फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब समझ गए होगी कि भैया हाथ जोड़ रहा हूं, अब तुम्हारा हमारा लेना देना कुछ रह नहीं गया। तो पहले ये देखो ऊपर चल के कि महेश से हमने लिया क्या था। महेश को हमने क्रेडिट पर बेचा था 25,000 रुपये। याद करिए, हमने महेश को सामान बेचा था 25,000 रुपये का, जिसकी वजह से ये डेटर क्रिएट हुआ था। 25,000 रुपये का डेटर मेरा क्रिएट हुआ था महेश की वजह से। यानी हमें महेश से कितना मिलना चाहिए था? 25,000 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन महेश ने धोखा दे दिया हमें। मैंने महेश ने कहा कि सर ऐसा है कि मैं 25,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ 22,500 रुपये आपको दूंगा, और इसी में हाथ जोड़ता हूं कि मुझे माफ़ कर दो, यही फुल सेटलमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये डेटर हमारा पूरा 25,000 रुपये का निपट रहा है। डेटर मेरा 25,000 रुपये का निपट रहा है। सर 25,000 का क्यों दिया? तो 22,500 रुपये है। हाँ सही बात है 22,500, लेकिन उसने हाथ भी जोड़े हैं, फुल सेटलमेंट में दिए हैं सर। उसने कहा कि सर आज हमें अब माफ़ कर दो, मेरे बस का ना है, 22,500 लेकर के मुझे माफ़ कर दो, सब भूल जाओ सर कि हमने आपसे कभी 25,000 का लिया था। तो इसका मतलब मैं भूल जाऊँगा कि मेरा 25,000 रुपये मैंने लिया था, तो इसका मतलब मेरा डेटर पूरा का पूरा 25,000 रुपये से घट जाएगा। मुझे कितना मिला? 22,500 रुपये रिसीव्ड। तो अब लिखा ना हो फिर भी ये कैश है, तो हमें 22,500 कैश मिला। तो देखो ध्यान दो, एक जगह 25,000 का प्रभाव आ रहा है, एक जगह 22,500 का प्रभाव आ रहा है। इसका मतलब बीच में एक तीसरी चीज जरूर है, बीच में एक तीसरी चीज जरूर है, क्योंकि 25 आया और 25 जाता। जैसे हमारा 20,000 रुपये नकदी बढ़ी और 20,000 रुपये कैपिटल बढ़ा था, तो दोनों जगह 20-20 था, तो तीसरी चीज नहीं आई। लेकिन यहाँ आई तीसरी चीज। क्यों आई सर? क्योंकि देखो हमारा जो डेटर जा रहा है भाई, वो 25,000 रुपये का पूरा डेटर खत्म हो रहा है। 25,000 रुपये का पूरा डेटर खत्म हो रहा है, लेकिन बदले में हमें सिर्फ 22,500 रुपये नगद मिल रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या हुआ? 2,500 रुपये का फायदा हुआ या 2,500 का नुकसान हुआ? ये सोचो जरा सा, तुम्हें 2,500 का फायदा हुआ या 2,500 रुपये का नुकसान हुआ? किसी को तुमने 25,000 रुपये का सामान बेचा था, कितने का? 25,000 रुपये का, और वो आकर के आपको 22,500 रुपये दे करके हाथ जोड़ लिया, तो क्या हुआ? 25,000 देता तो ठीक था, हमारा 2,500 रुपये का नुकसान करा गया। ये महेश जो है हमको चूना लगा गया एक तरीके से। ठीक है, 22,500 रुपये का नुकसान करा गया। और फायदा और नुकसान कहाँ प्रभाव डालते हैं?
सर आपकी पूंजी पर प्रभाव डालते हैं, आपकी कैपिटल पर प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब 2,500 रुपये यहाँ से घट जाएगा। तो मेरा डेटर 25,000 रुपये से कम हुआ, यानी डेटर मेरा खत्म हो गया। मेरा जो कैश था वो कितना मुझे मिला, 22,500, वो बढ़ा। 25,000 रुपये से डेटर खत्म हुए, कैश में 22,500 का असर आया, और रिजर्व और सरप्लस में या फिर कैपिटल में मेरा 2,500 रुपये कम हो गया, क्योंकि भाई मेरी पूंजी से ही जाएगा। अगर मुझे फायदा होता, देखो पिछली बार हमें फायदा हुआ था, हमने 500 रुपये का फायदा कमाया था, 18,000 रुपये का सामान 17,500 रुपये में हाथ जोड़ लिए थे, तो 500 का फायदा हुआ था, तो उसको यहाँ जोड़ा था। अब हमसे कोई चूना लगा के चला गया तो वो हम घटाएंगे। हमको अगर लॉस हुआ तो कहाँ से, अगर नुकसान होगा या खर्चा होगा तो पूंजी से, अगर फायदा होगा या इनकम होगा, प्रॉफिट होगा या इनकम होगा तो पूंजी में जुड़ेगा। प्रॉफिट जुड़ेगा और खर्चा या नुकसान घटेगा। तो मेरा 2,500 का नुकसान हुआ तो ये घट जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ से फ्रेंड 2,500 रुपये अपने रिजर्व एंड सरप्लस से घटा दूंगा। क्या मेरी बात आप तक पहुँच पा रही है? क्या मैं जो समझाना चाहता हूँ वो मैं समझा पा रहा हूँ? आप ये सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। तो यही चीज़ देखो, यहाँ पर प्रभाव मैंने दिखाया आपको कि भाई कैश आया 22,500 रुपये का, डेटर मेरे पूरे के पूरे खत्म हो गए, जीरो हो गया। और तीसरा प्रभाव पड़ा, ये देखो ये 25,000 का लेन देन हुआ, यहाँ 22,500 का हुआ, इसका प्रभाव यहाँ आया। तो मेरे रिजर्व और सरप्लस में से 2,500 रुपये घट गए। घाटा हो गया ना मुझे 2,500 रुपये, क्योंकि उसने 2,500 दिए होते। अगर वो 2,500 दे गया होता, सोचो कि उसने पूरे सेटलमेंट में वो बंदा 25,000 दे के चला गया होता, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो अगर वो 25,000 रुपये देता तो मेरा डेटर 25,000 रुपये से खत्म हो जाता, ये पूरा 25, और मुझे यहाँ 25,000 रुपये का कैश मिल जाता है ना। यहाँ मुझे 25,000 का कैश मिल जाता, यहाँ 25 वहाँ 25, तो मेरे तीसरे की किसी की गुंजाइश ही नहीं है। 25 लिया 25 दिया, काम खत्म हो जाता है। लेकिन गड़बड़ तीसरे की एंट्री तभी होती है जब दोनों अमाउंट मैच ना कर रहे हो। यहाँ मैच नहीं कर रही, तो इसलिए एक तीसरे का रोल यहाँ पर आ गया था। तो ये पूरी कहानी यहाँ पर क्लियर होती है। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन नंबर 12 देखते हैं। ये थोड़ा सा खतरनाक है। ये थोड़ा सा खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसमें 4-5 जगहों पर प्रभाव पड़ेगा। देखो समझाता हूँ, कैसे समझेंगे इस चीज़ को। गुड्स हमने सोल्ड किए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है, हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, कोई नहीं अभी समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा। सोल्ड गुड्स, अगर ये एंट्री फ्रेंड समझ लीजिए ना, ये सबसे दमदार एंट्री है। अगर ये एंट्री आपको समझ में आ गई तो आप समझ लो कि अब अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम कंट्रोल में आ चुकी है, एकदम कंट्रोल में आ चुकी है। सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेचे जिनका दाम 15,000 रुपये था 18,000 रुपये के लिए, और उसमें से 5,000 रुपये नगद में मिला। देखो सोचो, मतलब पहले जर्नल टर्म में सोचो कि हमने क्या किया, हमने गुड्स बेचे कितने के, 15,000 रुपये के। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि मेरा गुड्स 15,000 रुपये से कम हो गया। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने गुड्स कितने का बेचा, 15,000 रुपये उसका दाम था, तो 15,000 घटा दिया। कितने का बेचा सर, 18,000 रुपये का बेचा, तो 18,000 रुपये मुझे मिले होंगे। हाँ सही बात है सर, आपको 18,000 रुपये मिले होंगे। लेकिन ये कह रहा है कि 18,000 रुपये में से सिर्फ 5,000 रुपये तुम्हें कैश में मिला है। तो इसका मतलब 5,000 रुपये मुझे कैश मिला। इसका मतलब इसके ऊपर जो कैश है मेरा, अगर मैं यहीं पर लिख दूं तो कैश मेरा 5,000 रुपये से बढ़ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। देखो कैसे भाई, 15,000 रुपये का मैंने गुड्स बेचा तो गुड्स मेरे 15,000 से कम हो गए, और मुझे 5,000 रुपये कैश मिला, तो मुझे 5,000 रुपये मेरे कैश में बढ़ोतरी हो गई। तो अगर 5,000 कैश मिला है 18,000 में से, तो इसका मतलब 13,000 रुपये क्या हुए होंगे। सोचो, अगर मैं 18,000 रुपये का कोई चीज़ बेच रहा हूँ, उसमें से 5,000 रुपये मुझे नगद मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो 13,000 रुपये उधारी हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ सर बिल्कुल उधारी हो रही है। क्लियर होती है मेरी बात कि नहीं भाई? मैंने 18,000 रुपये का सामान बेचा है, कितने का, 18,000 रुपये का, उसमें से मुझे 5,000 रुपये कैश मिल गया। तो अगर 5,000 रुपये वो बंदा नगद देकर गया है, इसका मतलब वो 13,000 रुपये मुझसे उधार करवा के चला गया। 13,000 रुपये मैंने उधार दिया कि मैंने उधार लिया? मैंने उधार दिया है। तो जब हम किसी को उधार देते हैं तो डेटर बनता है कि क्रेडिटर बनता है? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 13,000 रुपये डेटर है या क्रेडिटर है? आप सोचिए। तो सर हमने 13,000 रुपये उधार दिए हैं, मेरा दिल बड़ा है, मैं दिलदार हूं, तो ये बंदा मेरा डेटर है। कौन बन गया ये मेरा डेटर है, 13,000 रुपये का डेटर। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक डेटर 13,000 रुपये का फिर से बन गया। 13,000 रुपये का डेटर बन गया। मेरे जो गुड्स थे वो कितने के थे, 15,000 रुपये के गुड्स घट गए, 15,000 रुपये के गुड्स घट गए, 13,000 रुपये का मेरा डेटर खड़ा हो गया। मेरा जो कैश था वो 5,000 रुपये से बढ़ गया, मेरा कैश जो था वो 5,000 रुपये से बढ़ गया। चलो यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन जब इसको जोड़ो घटाओगे ना तो तुम देखोगे अभी भी डिफरेंस आ रहा है। क्यों डिफरेंस आ रहा है मैं समझाता हूँ। तुमने 15,000 रुपये का गुड्स बेचा है 18,000 रुपये का,
क्या दोनों अमाउंट सेम है? नहीं। तो एक तीसरे का रोल यहाँ आ गया। 15,000 रुपये का सामान 18,000 का बेच दिया तो तुमने तुरंत ही सॉलिड 3,000 रुपये का फायदा कमा लिया। फायदा कहाँ जाता है? हमारे जो है कैपिटल में। तो 3,000 रुपये यहाँ जुड़ जाएंगे। अब जा करके तुम्हारा बैलेंस हुआ इक्वेशन। क्या क्लियर होती है बात? ठीक है, फिर से समझते हैं, दूसरे नज़रिए समझते हैं। हमने गुड्स बेचे सर 15,000 के, चलो बेच दिया, ठीक है। तो मेरा 15,000 रुपये से गुड्स घट गया। कितने का बेचा सर? 18,000 रुपये का बेचा, ठीक है, 18,000 रुपये का। अब 15,000 का गुड्स बेचा, 18,000 रुपये में बेचा, तो इसका मतलब मुझे 3,000 रुपये का फायदा हुआ। तो वो 3,000 रुपये मेरे यहाँ जुड़ जाएंगे जा करके कैपिटल में, है ना। फायदा कहाँ जाता है? प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में। तो 3,000 यहाँ जुड़ गए। अब ठीक है, चलो ये प्रॉफिट भी ले लिया। 15,000 का सामान बेचा था 15,000 रुपये का, तो वो वहाँ से घटा दिया। 3,000 का प्रॉफिट यहाँ कर दिया। लेकिन इसने ये भी कहा कि सर जो 18,000 रुपये है ना, उसमें से ऐसा करो 5,000 रुपये मेरे से कैश ले लो और बाकी 13,000 रुपये उधार कर दो। 13,000 रुपये मैं बाद में आकर दे जाऊँगा सर, आज मेरे पास 5,000 है, बाकी का 13,000 मैं बाद में दे जाऊँगा। तो 5,000 रुपये जो कैश मिला वो तो मेरा यहाँ कैश में जुड़ जाएगा। ऊपर है कैश, तो मान लीजिए 5,000 उसमें हमने जोड़ दिया, तो कैश 5,000 रुपये जुड़ गया। और बदले में 13,000 रुपये का मेरा क्रेडिटर खड़ा हो गया कि डेटर खड़ा हो गया, ये सोच लो बस। सर डेटर खड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि हमने उधार दिया है। तो 13,000 रुपये का एक डेटर भी हमारे सामने आ जाता है। बस यही इतनी इसमें कहानी है। तो आप देख रहे होंगे इसका, इस ट्रांजेक्शन का प्रभाव कितनी जगहों पर? 4 जगहों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, पहला हमने क्या किया, हमने जो है गुड्स बेचे, 15,000 रुपये के गुड्स बेचे थे, तो हमारा गुड्स 15,000 से घट गया। फिर दूसरा क्या हुआ था कि हमने 18,000 रुपये का बेचा था, तो 15,000 रुपये का सामान 18,000 रुपये का बेचा, तो मतलब मैंने 3,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो वो आपका कैपिटल में जुड़ गया। फिर हमने ये भी देखा कि ये जो 18,000 रुपये है इसको 2 तरीके से उसने पे किया। 5,000 रुपये मुझे नगद दिया, तो देखो 5,000 रुपये कैश में चढ़ गए, और 13,000 रुपये उसने कहा कि मैं बाद में दे दूंगा, तो मेरा 13,000 रुपये का डेटर खड़ा हो गया। ठीक, ये सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है अपने आप में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो थोड़ा एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखिए कि पहले बोल रहा है कि हमने गुड्स बेचे 15,000 के, तो हाँ ठीक है, चलो 15,000 के गुड्स घटा दो उठा करके। फिर उसने कहा कितने का बेचा सर? 18,000 रुपये का बेचा, चलो ध्यान रखते हैं कि 18,000 रुपये का बेचा। फिर उसने कहा कि 18,000 रुपये में से 5,000 रुपये नगद मिला आपको, तो चलो हमने 5,000 रुपये नगद जोड़ दिया। बाकी के इसका मतलब 13,000 रुपये मेरे उधार हुए, तो हमने 13,000 का डेटर ला करके खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद में ये भी ध्यान देना होगा, जब आप इतना कर लोगे ना, तो बैलेंस शीट आपकी जो है मैच नहीं करेगी। बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं करेगी? क्योंकि 15,000 का सामान सर आपने 18,000 रुपये का बेचा है, तो 3,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। आप जोड़ के देखो, 3,000 रुपये का डिफरेंस मारेगा। इसका मतलब वो 15,000 रुपये का सामान 18,000 यानी 3,000 का जो प्रॉफिट है वो यहाँ एडजस्ट होना चाहिए, 3,000 रुपये का कैपिटल में जुड़ना चाहिए, इसी वजह से वो डिफरेंस मार रहा है। तो आप चाहो तो जोड़ करके भी इस चीज़ में पता लगा सकते हो। मान लो गलती भी हो जाती है तो बैलेंस शीट आपकी मैच नहीं करेगी, इक्वेशन मैच नहीं करेगी। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मतलब 13वां स्टेटमेंट है हमारा, ट्रांजेक्शन है कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 रुपये। हमें एडवांस में 2,000 रुपये का कमीशन रिसीव हुआ है। ठीक है सर, 2,000 रुपये में एडवांस का कमीशन रिसीव हुआ है, तो ये कहाँ जाएगा सर? तो हम मान लेते हैं कि नगद मिला होगा। चलो ठीक है सर, तो 2,000 रुपये मेरे नगद बढ़ गए, कैश मेरा 2,000 से बढ़ गया। बाकी का क्या करें सर? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्या चीज़ होती है? एसेट है या लाइबिलिटी है? पहले ये डिसाइड करिए आप। इसीलिए मैंने एसेट और लाइबिलिटी आपको पहले पार्ट में समझाया था। देखो, हमने कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमने एडवांस में कमीशन ले लिया है। इसका मतलब ये हुआ सर कि कोई ना कोई काम करना होगा, इसीलिए तो पहले ले लिया। जैसे मान लीजिए आपने मेरा कोर्स खरीद लिया, मान लेता हूँ 500 रुपये का मेरा कोर्स खरीद लिया, तो मैंने आपसे पहले ही पैसे ले लिए 500। इसका मतलब ये मेरे सर पर बोझा आ गया सर, क्योंकि अब मुझे पढ़ाना पड़ेगा आपको। बराबर बात है मेरी, सही है नहीं? मैंने 500 रुपये अगर आपसे पहले ले लिए, इसका मतलब मुझे आपको पढ़ा करके बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एडवांस में ले लिया। इसका मतलब ये मेरे सर पर एक बोझ है, एक लाइबिलिटी है। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एक लाइबिलिटी होती है, तो हम यहाँ लाइबिलिटी साइड में इसी को ही कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस नाम का एक बना देंगे लाइबिलिटी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस की एक जो है एंट्री बना देंगे, या एक लाइबिलिटी बना देंगे। कितने रुपए की? 2,000 रुपए की। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एक लाइबिलिटी है 2,000 रुपए की। एसेट जो है हमारा 2,000 रुपए का बढ़ गया कैश में, बात खत्म हो गई। बस यही खत्म हो गया सर, कुछ नहीं है। कुछ बहुत कठिन होते हैं और कुछ बहुत ही सरल होते हैं। यहाँ जो सोचने वाली बात थी सर, वो यही थी कि कमीशन जो हमने रिसीव किया है वो क्या चीज़ है। कमीशन रिसीव इन एडवांस हमारा क्या है? वो फ्रेंड्स लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड में 2,000 और बदले में 2,000 रुपये कैश दिया होगा उसने। एक ये है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000 यूजिंग चेक।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसफर नंबर 14 है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई 50,000 रुपए की चेक से, इस बार कैश नहीं कहा। देखो हमने एडिशनल कैपिटल यहाँ इंट्रोड्यूस की थी, एक क्वेश्चन मैंने करवाया था जहाँ पर हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, ये कैपिटल एडिशनल इंट्रोड्यूस की थी 20,000 रुपए की, लेकिन यहाँ कोई बैंक वैंक ऐसा कुछ लिखा नहीं था, चेक वगैरह कुछ नहीं लिखा था। तो हमने क्या किया था, हमारी जो कैश 20,000 रुपये बढ़ाया था और इधर कैपिटल 20,000 रुपये बढ़ाया था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा फ्रेंड्स, ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आप लगाएंगे, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, थोड़ा सा फर्क मैं बताता हूँ क्या। थोड़ा सा फर्क क्या आ जाएगा कि हमने क्या किया है, पूंजी इंट्रोड्यूस की है 50,000 रुपए की, लेकिन चेक से की है। तो फ्रेंड्स अगर चेक का जिक्र हो तो वहां पर क्या है, आप कैश मत बढ़ाइएगा, आप वहां पर एक नया एसेट क्रिएट कर लीजिएगा, बैंक नाम का एक एसेट बनाइएगा। बैंक यानी बैंक में कितने हो गए, 50,000 रुपए हो गए, ठीक है। और कितना हमने पूंजी इंट्रोड्यूस की थी, 50,000 रुपए का पूंजी बढ़ाई थी, तो पूंजी में 50,000 रुपए जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे याद करो, अगर चेक ना लिखा होता तो हम क्या करते, 50,000 रुपए की कैपिटल बढ़ाते और बदले में 50,000 रुपए का कैश बढ़ा लेते, ठीक है। लेकिन चूंकि यहां पर कह रहा है कि चेक से आया हुआ है, तो चेक के केस में हम कैश में नहीं बढ़ाते, बल्कि एक नया एसेट क्रिएट कर देते हैं बैंक नाम का। तो एक नया एसेट क्रिएट होगा बैंक नाम का 50,000 रुपए का, और बदले में पूंजी जो है 50,000 रुपये बढ़ जाए, क्योंकि हमने भाई एडिशनल पूंजी 50,000 रुपये की इंट्रोड्यूस ही करी हुई है। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि ये भाषा है, नई है ना। जैसे मैंने आपको समझाया था भाई कि मैं आपसे, अगर मान लीजिए आपको ग्रामेटिकली ना पता हो तो स्कूल कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आप स्कूल, लेकिन बाद में समझाया गया सर स्कूल ऐसे नहीं लिखते, स्कूल लिखते हैं और स्कूल पढ़ते हैं, राइट। तो ये वही चीज़ है कि अगर चेक आएगा तो क्या करना है सर, एक नया एसेट इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, एक नया एसेट इशू करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे एक नया एसेट जिसे बैंक बोलेंगे हम, ठीक है ये, और बदले में 50,000 रुपये की कैपिटल बढ़ाई थी तो 50,000 रुपये कैपिटल में बढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 50,000 रुपये की कैपिटल इंट्रोड्यूस की, हियर इट इज, और हमने एक नया एसेट इंट्रोड्यूस कर दिया जिसे हमने बैंक कहा। सर बैंक क्यों किया, सर चेक की वजह से, ठीक, चेक की वजह से, ओके चलो ठीक है, ये भी सही है, बहुत अच्छा हुआ। अब अच्छा मान लो यहाँ पर एक बार वैसे ही ध्यान से बता देता हूँ कि मान लो आपसे पूछ ले सर कि यदि कोई व्यक्ति चेक के थ्रू, है ना, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा, एसेट पर पड़ेगा, लाइबिलिटी पर पड़ेगा, एसेट लाइबिलिटी दोनों पर पड़ेगा, केवल एसेट पर पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो अगर इसने 50,000 रुपये चेक से किए हैं तो देखो एक हमारा एसेट बढ़ा है, तो एसेट पर प्रभाव आया, और बदले में कैपिटल पर भी प्रभाव आया, यानी कि हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ी, जितनी थी उससे 50,000 रुपये लाइबिलिटी भी बढ़ी और एसेट भी बढ़ा, तो इसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। तो इन केस अगर कभी पूछ ले सर तो थोड़ा इमेजिनेशन अपनी जिंदा रखिएगा, मेरा जो कहने का भाव है कि आपकी कल्पना शक्ति जिंदा रहनी चाहिए। देखो अगला है रेंट पेड ऑफ 2,000, हमने क्या किया, रेंट पे कर दिया 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये का रेंट पे किया तो नगद ही किया होगा, चलो इतना तो इमेजिनेशन हुआ कि 2,000 रुपये का रेंट पे किया तो मेरा कैश 2,000 चला गया, ये तो ठीक है। क्या रेंट एसेट है कि सर लाइबिलिटी है, कहाँ ले जाएं रेंट को, सर रेंट एसेट है कि लाइबिलिटी है, तो सर ना एसेट है ना लाइबिलिटी, ये खर्चा है सर, खर्चा है ये। रेंट हो गई, सैलरी हो गई, स्टेशनरी खरीदना हो गया, बुक खरीदना हो गया, ये सब आपके खर्चे हैं, ना एसेट है ना लाइबिलिटी। और खर्चा कहाँ से निकालते हैं हम, मैंने आपको बताया था अगर लॉस होगा या कोई खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, तो वो आपकी पूंजी से निकलेगा, पूंजी से घटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 2,000 रुपये हम कम कर देंगे, कहाँ से, ये जो हमारा ये है 11,000 रुपये, इसमें से 2,000 रुपये निकाल लेंगे। क्या मेरी बात आपको पहुंची? रेंट का प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा सर, हमने 2,000 रुपये का रेंट पे किया, इसका मतलब मेरी जेब से 2,000 रुपये नगद चला गया, चलो ठीक है। और कहाँ प्रभाव पड़ेगा सर, ये जो हमारे पास पूंजी है उसी में से 2,000 रुपये निकाल करके हम देंगे, क्योंकि जो खर्चा होता है वो यहीं आता है, खर्चा हम कहाँ से निकालते हैं, पूंजी से। तो 2,000 रुपये पूंजी में से घटा देंगे, कैपिटल से घटा देंगे, चाहे कैपिटल से घटा दीजिए चाहे सरप्लस से घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड, यहाँ से घटा दो यहाँ से घटा दो, क्योंकि ओवरऑल एक ही बात है, ठीक है। तो 2,000 रुपये यहाँ से घटा देंगे। ध्यान करो जब भी हमने प्रॉफिट कमाया था ला करके यहीं जोड़ा था, जब भी हमारा नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था, तो यहीं से निकाला था। अगर कोई इनकम होती है तो यहीं जोड़ते हैं कैपिटल में, अगर हमारा कोई एक्सपेंस होता है तो यहीं से घटाते भी हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमारा 2,000 रुपये हमारा नगद चला गया और बदले में मेरा जो है 2,000 रुपये जो है कैपिटल घट गया। तो इसका प्रभाव भी, रेंट का प्रभाव भी एसेट और लाइबिलिटी दोनों पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, एसेट और लाइबिलिटी दोनों पर, क्योंकि 1,83 है, देखना घट करके 1,81 रह जाएगी, एसेट भी घट गया, लाइबिलिटी भी घट गई, ठीक है।
तो ध्यान रखेंगे कि अगर रेंट वगैरह, अभी यही रेंट की जगह सैलरी कह देता कि 20,000 की सैलरी पे की, तो सेम कॉन्सेप्ट वही हमारा क्या होता है, यहीं से 20,000 रुपये की सैलरी निकल जाती और यहाँ 20,000 रुपये नकदी घट जाती। ठीक है, तो क्लियर हो जाती है बात। चलो, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 7,000 रुपये। बंदे ने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए 7,000 रुपये बैंक से निकाल लिए। तो याद करिए, मैंने बताया था कि अगर मालिक जो ओनर है वो पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है, पर्सनल खर्चों के लिए पैसा विड्रॉ करता है, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। समझाया है, सिखाया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ड्राइंग हो गया, 7,000 रुपये की ड्राइंग। अब 7,000 रुपये की ड्राइंग का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, आइए यहाँ देखते हैं। इसी में ही पीछे मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए 7,000 रुपये बंदे ने निकाल लिए। कहाँ से निकाले सर? बैंक से निकाले। इसका मतलब यहाँ 7,000 रुपये घट गया। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर, बैंक में जग गया, 50,000 रुपये बैंक में बैलेंस था, 7,000 रुपये निकाल करके कम वक्त भाग गया। ठीक है, मैंने बताया कि अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। पर ड्राइंग ना एसेट है ना लाइबिलिटी है, ड्राइंग एक खर्चा है। ड्राइंग क्या है? एक खर्चा है। उसने क्या किया, अब देखो, तुमने मान लो बिजनेस में 1,00,000 रुपये लगाए थे और बाद में तुमने पर्सनल यूज के लिए उसमें से 20,000 रुपये निकाल लिए, तो अब पूंजी कितनी बची? 80,000 रुपये बची। कहने मतलब ये, अगर कोई पर्सनल यूज के लिए मकान मालिक नहीं, मालिक यदि जो है, ओनर जो है, यदि अपने पर्सनल खर्चे के लिए जो है पैसे निकालेगा, तो उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा? उसकी पूंजी पर पड़ता है। उसकी पूंजी पर, यानी उसकी कैपिटल पर पड़ता है। तो 7,000 रुपये उसकी पूंजी से घट जाएंगे। 7,000 रुपये कैपिटल से घट जाएंगे, क्योंकि वो खर्चा है। क्या है? ड्राइंग्स एक खर्चा होता है, और खर्चा क्या करते हैं हम? कैपिटल से घटा देते हैं। तो 7,000 रुपये आपका यहाँ से घट जाएगा। मेरी बात समझ में आई? पर्सनल यूज के लिए उसने 7,000 रुपये निकाले बैंक से, तो बैंक मेरा 7,000 रुपये से घट जाएगा, और जो ये खर्चा है कैपिटल को घटाएगा, क्योंकि वो अपना जितनी पूंजी लगाई थी उसमें 7,000 लेकर भाग गया। ऐसे समझ लीजिए कि जितनी पूंजी लगाई थी उसमें 7,000 रुपये लेकर के भाग गया वो एक तरीके से। तो 7,000 रुपये उसकी पूंजी से हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। 7,000 रुपये उसकी पूंजी से घटा दीजिए। अब यहाँ पर ये लड़ने मत बैठ जाना फ्रेंड्स, जो है कि सर यहाँ से क्यों घटाया, इस वाले से घटा देते। घटा दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। विश्वास मानो मेरा, तुम्हारा मन करे पूंजी से घटा दो, तुम्हारा मन करे इसी में से 7,000 घटा दो, कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि ये सारा पैसा मालिक का ही है। मालिक का ही पूंजी भी होती है, और मालिक का ही ये जो प्रॉफिट चल रहा है, कैपिटल और सरप्लस चल रहा है, प्रॉफिट या लॉस, ये भी उसी का ही होता है। ये दोनों उसी के पैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे इसमें से भी 7,000 घटा देते, इसको 170 ही रखो, इसको 2,000 कर दो, कोई फर्क नहीं है, तुम्हारी मर्जी पर है। यहाँ खेलने के लिए पूरी आज़ादी हमने आपको दे रखी है। तो क्या मेरी बात ये समझ में आई कि 7,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो पहली बात इसे ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग का प्रभाव पड़ेगा आपके, अगर बैंक से निकाला है। अब सोचो अगर बैंक ना लिखा होता, यहाँ कैश लिखा होता, तो हम यहाँ 7,000 घटा देते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर बैंक की जगह यहाँ कैश कर लीजिए। ठीक है, अगर कैश लिखा है तो 7,000 यहाँ से घटा लीजिए, अगर बैंक लिखा है तो 7,000 यहाँ से घटा देंगे। अगेन कोई इफेक्ट नहीं है, कैश भी उसी का है, बैंक भी उसी का है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ कैश कर लीजिए। मान लीजिए ये जो मैंने आंसर दिया हुआ है ये कैश के हिसाब से है। ठीक है, तो विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹7,000 फ्रॉम बैंक, बैंक की जगह पर कैश में से उसने नकदी निकाल ली 7,000 रुपये की, तो 7,000 रुपये यहाँ से घटा दिया। अब अगर बैंक से निकाले होते, अगर यहाँ में बैंक लिखा, वैसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए एक्चुअल में है इसका सेंस, तो यहाँ से घटा देते। ठीक है, तो अगर कैश निकालेगा तो कैश में से घटा दीजिए, अगर बैंक से निकालेगा तो बैंक में से घटा देंगे। बस इतना ही ध्यान रख करके चलिएगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको समझा दिया है कि हाँ क्या कहना मैं चाहता हूँ। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 1,000 रुपीज, 1,000 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिल गया है। अब देखो इसको समझो कैसे। इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट कहाँ मिला होगा? मेरे खाते में मिला होगा। तो 1,000 रुपये मेरे खाते में बढ़े होंगे सर, 1,000 रुपये मेरे खाते में बढ़े होंगे। कोई दिक्कत है यहाँ बताओ? हमें इंटरेस्ट मतलब तुम्हारा बैंक में खाता चल रहा है, वहां पर इंटरेस्ट मिला तुमको 1,000 रुपये का, तो बैंक बैलेंस 1,000 से बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और जो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा, ये क्या है? तुम्हारा फायदा है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट का असर कहाँ दिखेगा सर? आपकी पूंजी पर दिखेगा। तो चाहे 1,000 यहाँ जोड़ दो और चाहे 1,000 यहाँ जोड़ दो, दोनों में से किसी एक जगह जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर आपको इंटरेस्ट बैंक से मिला हुआ है 1,000 रुपये का, तो उसका पहला प्रभाव तो आपके बैंक बैलेंस पर पड़ेगा। दूसरा प्रभाव, क्योंकि ये कमाई है, इनकम है, एक तरीके का प्रॉफिट कर रहे हो, और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल से डील किया जाता है, लॉस हमेशा कैपिटल से डील किया जाता है, एक्सपेंस हमेशा कैपिटल से डील किया जाता है। तो उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा? हमारी पूंजी पर पड़ जाएगा। तो 1,000 रुपये यहाँ पूंजी में हम जोड़ देंगे अपनी, बस बात खत्म हो गई। और ये मेरे ख्याल से लास्ट ट्रांजेक्शन भी हमारी थी।
ठीक है। कुल मिलाकर के 17 ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको करवाई फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये देखो इसका असर क्या हुआ, लास्ट तक आते आते गलतियां होनी ही लगी, कोई बात नहीं है। बैंक में 1000 रुपये मिले तो मेरा 51,000 रुपये हो गए, और यहाँ पर जो सरप्लस है ये यहाँ पर फ्रेंड्स जो है मैं जब PDF शेयर करूँगा तो ठीक कर दूंगा। रिजर्व बैंक सरप्लस में 1000 रुपये बढ़ेगा तो यहाँ 10,000 रुपये हो जाएगा। अब आप इसको जब जोड़ेंगे, ठीक है, ये मिसमैच भी हो रहा है थोड़ा सा, पर कोई नहीं, जो मेरा उद्देश्य है वो आपका सेंस समझाने का है कि हमें 1000 रुपये मिलेंगे तो उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा। 1000 रुपये का प्रभाव पहली बात तुम्हारे बैंक बैलेंस पर पड़ेगा, तो 1000 बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और 1000 हमारा चाहे रिजर्व बैंक सरप्लस में जोड़ देना और चाहे कैपिटल में जोड़ देना, वहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बैलेंस शीट इक्वेशन मैच होनी चाहिए, यहाँ मैच नहीं हो रही है, पर हम देख लेंगे, चेक कर लूँगा मैं कहाँ गड़बड़ है। मैं आपको PDF जब शेयर करूँगा तो वहाँ सही कर दूँगा, ठीक है। तो बस यहीं पर ही हमारा ये पूरा कहानी ख़त्म हो जाती है। अब देखो 3-4 MCQ दिए हुए हैं आपकी बुक में, मैकमिलन बुक में 3-4 MCQ हैं, वो भी कर लेते हैं, बस उसके बाद ये लेक्चर हम खत्म कर देंगे। 4 MCQ हैं। कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी रिजल्ट इन, बोल रहे हैं कि अगर लोन को इक्विटी में बदल दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा। एसेट लाइबिलिटी दोनों बदलेंगी, केवल एसेट में चेंजेस होंगे, केवल लाइबिलिटी में चेंज होंगे, लाइबिलिटी में चेंज होगा लेकिन टोटल लाइबिलिटी सेम रहेगी। इस तरीके के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। देखो लोन, मान लो बैंक ने, तुमने लोन लिया हुआ है मान लो 2 लाख रुपए का, ठीक। बैंक मतलब कंपनियां क्या करती हैं, पैसे अरेंज करने के लिए लोन भी लेती हैं, शेयर भी इशू करती हैं, बॉन्ड भी इशू करती हैं, ये सब कर्जे लेने के तरीके होते हैं। तो लोन भी एक तरीके का कर्जा है, इक्विटी भी एक तरीके का कर्जा होता है, इक्विटी भी एक तरीके का कर्जा है, ठीक है। तो हम मान लो लोन से 2 लाख रुपए हमने लिए हुए हैं, इसी लोन के बदले में हमने इक्विटी इशू कर दी, तो इसका मतलब अभी भी हमारे ऊपर कर्जा 2 का 2 ही लाख रहेगा, 2 का 2 ही लाख कर्जा रहेगा। बशर्ते कि लोन के केस में क्या है, हमें इंटरेस्ट भरना होता है, हमें इंटरेस्ट भरना होता है, और जिसने हमें लोन दिया उसका हमारी कंपनी पर कोई जो है हक नहीं होता। लेकिन इक्विटी के केस में क्या होता है, हमें इंटरेस्ट भरना बंद कर देना होगा, लेकिन वो हमारी कंपनी का मालिक हो जाता है। ये इतना थोड़ा सा लोन और इक्विटी में प्रभाव होता है, फर्क होता है। तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, आइए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। थोड़ा सा कल्पना करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, ओके। जैसे यहाँ देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर आया हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, कैपिटल है और कैश है 6 लाख की, और कर्जा 5 लाख रुपए का लिया था। अब बंदे ने क्या किया, 5 लाख कर्जे में से 3 लाख कर्जा रखा, और जो 2 लाख कर्जा है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। तो अगेन मैंने बताया कि डेट भी आपकी लाइबिलिटी होती है, इक्विटी भी आपकी लाइबिलिटी होती है। तो अगर हम देखें तो प्रभाव कहाँ आया, क्या हमारा एसेट साइड में कोई चेंजेस हुआ, नहीं सर। क्या हमारा लाइबिलिटी साइड में चेंज हुआ, हाँ हुआ। क्या टोटल लाइबिलिटी में कोई प्रभाव आया, नहीं, कोई प्रभाव नहीं आया। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, डी। लाइबिलिटी में चेंजेस तो होंगे लेकिन टोटल लाइबिलिटी रिमेन सेम। लाइबिलिटी विल चेंज बट टोटल लाइबिलिटी विल रिमेन सेम, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा डी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने फिक्स एसेट परचेज किए हैं क्रेडिट पर, ठीक है। देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कैपिटल है 1 लाख की, मैं उदाहरण ले रहा हूँ अपने दिमाग से, और यहाँ पर तुम्हारे पास कैश है 1 लाख रुपए। कैपिटल हो गई 1 लाख की, मतलब लाइबिलिटी हो गई, और 1 लाख का एसेट हो गया। अब आपने क्या किया, फिक्स एसेट खरीदा है, वो भी कर्जे पर। तो अगर हम फिक्स एसेट खरीदेंगे, मान लेते हैं फिक्स एसेट में मान लो हमने प्लांट खरीदा, 20,000 रुपये का प्लांट खरीदा, तो एसेट साइड में 20,000 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है। और बदले में हमने इसे लोन पर लिया हुआ यानी क्रेडिट पर लिया हुआ है, तो मैं क्रेडिट पर मैंने लिया, तो मेरा एक क्रेडिटर तैयार हो जाएगा 20,000 रुपीज़ का। तो अगर हम देखें तो अब 1,20,000 रुपये हो गए हमारा एसेट, 1,20,000 रुपये हमारी लाइबिलिटी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एसेट भी प्रभावित हुआ, 1 लाख से 1,20,000 हुआ, लाइबिलिटी भी प्रभावित हुई, दोनों में बढ़त हुई है। तो क्या होगा, चेंज इन बोथ एसेट एंड लाइबिलिटी होगा, एसेट और लाइबिलिटी दोनों पर प्रभाव आएगा। ऐसे इमेजिन कर लिया करिएगा फ्रेंड्स, ओके, कि हमने एक फिक्स एसेट क्रेडिट पर खरीदा हुआ है, परचेज किया हुआ है। तो अगर फिक्स एसेट खरीदोगे तो भाई जो एसेट खरीदोगे वो एसेट साइड में जुड़ेगा जा करके, और क्रेडिट पर खरीदोगे तो एक क्रेडिटर तुम्हारा क्रिएट होगा 20,000 रुपये का, जितने का भी है, और उसका ओवरऑल प्रभाव जो है दोनों पर पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, दोनों पर असर आएगा, एसेट और लाइबिलिटी दोनों चेंज होगी। इसी को मैंने एग्जाम्पल से दिखाया हुआ है, जो आपको वहाँ इमेजिन करवाया, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, कैपिटल था और कैश था 1 लाख का, एसेट लाइबिलिटी के बराबर था। इन्होंने प्लांट खरीद लिया, एक एसेट के तौर पर 50,000 का एसेट खरीद लिया, और बदले में 50,000 रुपये का एक क्रेडिटर इनका आकर के खड़ा हो गया। क्रेडिटर जो हमारा फ्रेंड्स खड़ा हुआ है,
ये चूंकि हमने उधारी पर लिया हुआ है तो एक लाइबिलिटी, तो ओवरऑल हमारी लाइबिलिटी भी बदल गई, ओवरऑल हमारा एसेट भी बदल गया। 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, यहाँ भी 1 लाख से 1.5 लाख हो गया। बराबर बात है, ठीक है। तो ये दोनों पर असर डाल रहा है। तो अगर फिक्स एसेट, याद करिए जब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो मैं ये बातें आपको बोल रहा था सर कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, वो ये पूछ सकता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर एडिशनल कैपिटल बैंक के थ्रू इंट्रोड्यूस किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आता है देखो रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब सोचो यहां पर हमने कोई लोन लिया हुआ था, ठीक है, हमने कोई लोन लिया होगा, मैं मान लेता हूं कि हमने 80,000 रुपए का लोन लिया हुआ था, ठीक है, 80,000 रुपए का मैंने लोन लिया था। तो अगर हम लोन हमने ले रखा है उसको रीपे करेंगे, तो सोचो 80,000 रुपए का लोन हम रीपे कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा लोन तो खत्म हो गया, इसका मतलब लाइबिलिटी साइड पे प्रभाव आ गया। 80,000 का लोन था, अब वो खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो लाइबिलिटी प्रभावित हो गई, ठीक है। और लोन कहाँ से चुकाया होगा, लोन कहीं ना कहीं से तो भाई पैसा लेकर के ही 80,000 का लोन चुकाया होगा, तो मेरा कैश भी 80,000 रुपए से घटा होगा, 80,000 रुपए की नकदी मेरी घटी होगी तभी तो लोन चुका पाऊंगा, तो इसका मतलब मेरा कैश भी प्रभावित हुआ, यानी एसेट भी प्रभावित हुआ। तो एसेट और लाइबिलिटी फ्रेंड्स दोनों में चेंजेस आएंगे, एसेट और लाइबिलिटी दोनों में चेंजेस आएंगे। मैंने समझाया आपको कैसे, ठीक है। देखो एक उदाहरण यहाँ पर, जैसे 20,000 रुपए का लोन लिया हुआ है बंदे ने, ठीक है, अब अगर वो उसको चुकाएगा तो लोन तो जीरो का हो गया, लेकिन बदले में 20,000 रुपए कैश भी तो वो अपनी जेब से ले गया होगा। तो देखो यहाँ क्या था, हमारे पास में लाइबिलिटी 1,20,000 की थी, एसेट 1,20,000 के थे। अब यहाँ देखो लाइबिलिटी हमारी 1 लाख की है, एसेट हमारा 1 लाख का है, तो दोनों प्रभावित हुए कि नहीं हुए। थोड़ा सा इमेजिन करके आपको ऐसा एक सिंपल सा एग्जांपल ले करके अपने दिमाग में कि एसेट 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैश है ना, ये हम मतलब ऐसा इमेजिनेशन करके आप एक छोटा सा उदाहरण लेकर के चल सकते हैं। तो देखो जैसे हमने उदाहरण लिया कि भाई 1 लाख की पूंजी है और 20,000 रुपए का लोन लिया है, तो कैश कितने का हो गया, 1,20,000 रुपए का हो गया, ठीक है। तो 1,20,000 एसेट, 1,20,000 की लाइबिलिटी। अब जब बाद में तुम 20,000 रुपए का लोन चुका दोगे, 20,000 रुपए का लोन चुका दोगे, तो भाई 20,000 रुपए जेब से थोड़ी कहीं ना कहीं से तो अरेंज करोगे, तो हम क्या करेंगे अपनी नकदी में से ही 20,000 रुपए लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर भी 20,000 रुपए कम होंगे, यहाँ पर भी 20,000 रुपए कम होंगे। सो वी कैन से कि हाँ भाई चेंजेस जो है एसेट और लाइबिलिटी दोनों पर प्रभाव आता है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने क्या किया, गुड्स को क्रेडिट पर बेचा है। तो एक फिर से ऐसे ही इमेजिनेशन कर लीजिए, हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल है कितनी, 1 लाख रुपए की, बदले में यहाँ पर हमारे पास कैश है कितने का, 1 लाख रुपए का मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में मान लो, या हाँ ठीक है, कैश में मान लेता हूँ 80,000 रुपए का है, और बदले में गुड्स ले लेते हैं 20,000 रुपए के। गुड्स कितने के फ्रेंड्स, 20,000 रुपए के। क्यों ले लिए, क्योंकि ये कह रहा है कि हमने गुड्स बेचना है, इसलिए गुड्स ले लिए। 1 लाख की कैपिटल है और कैश हमारे पास 80,000 है, गुड्स 20,000 रुपए के, तो 1 लाख यहाँ पर भी है एसेट और 1 लाख लाइबिलिटी बराबर है। अब हमने क्या किया, गुड्स को बेच दिया है, तो हमने गुड्स बेचा, तो इसका मतलब मान लो यहाँ 10,000 रुपए का गुड्स बेचा, तो हमारा क्या होगा कि भाई इस पर असर आ जाएगा। हमने गुड्स बेचा तो हमारा 10,000 रुपये घट गया, किस पर बेचा है, क्रेडिट पर बेचा है, तो हमारा क्रेडिटर क्रिएट होगा फ्रेंड्स। किस पर होगा, क्रेडिटर क्रिएट होगा ना, हमारा क्या होगा, क्रेडिटर क्रिएट होगा भाई मेरे हिसाब से। और क्रेडिटर जो है, देखो यहाँ पर क्या आंसर दे रहे हैं, गुड्स हमने बेचा नहीं, सॉरी, डेटर क्रिएट होगा। हमने गुड्स क्रेडिट पर हम बेच रहे हैं, यस, क्रेडिटर नहीं डेटर क्रिएट होगा, ओके। तो ये चीज़ है, देखो यहाँ उदाहरण के लिए थोड़ा सा मतलब इतना समझाने के बावजूद भी कन्फ्यूजन हो ही जाती है। कैपिटल हमने 1,70,000 लिया है, जिसमें से 1,20,000 के कैश हैं और 50,000 रुपये के गुड्स हैं, तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी के हैं। फिर क्या किया हमने, 10,000 के गुड्स बेचे, तो हमारा जो है गुड्स 50,000 से घट के 40,000 रुपये का हो गया, और 10,000 के जो गुड्स बेचे हैं वो उधारी पर बेचे हैं, तो हमारा 10,000 रुपये का डेटर क्रिएट हो गया, तो हमारा 10,000 रुपये का एक डेटर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो अगेन 1,70,000 का 1,70,000 ही रहा। तो लाइबिलिटी पर तो फ्रेंड्स पहली बात कोई प्रभाव ही नहीं आया, प्रभाव आया है सिर्फ एसेट पर, और वो भी एसेट में जो टोटल वैल्यू है वो सेम है, एसेट पर ही प्रभाव आएगा और एसेट की टोटल वैल्यू सेम रहेगी। चेंज इन एसेट बट टोटल एसेट रिमेन द सेम। तो हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कि हमारा प्रभाव किस पर आएगा, एसेट पर आएगा और टोटल एसेट रिमेन सेम रहेगा। तो ये बोला है कि गुड्स को हमने क्रेडिट पर बेचा हुआ है। किस पर बेचा हुआ है फ्रेंड, क्रेडिट पर बेचा हुआ, उधारी पर बेचा हुआ है। तो उधारी के केस में हमारा डेटर क्रिएट होता है, ठीक है। तो बस इस तरीके का कुछ एक इमेजिनेशन करके आप क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 फ्रेंड्स यहीं पर मैं अपनी तरफ से कवर कर देता हूँ, खत्म हो गया। अब इसमें हम और कुछ कोई और क्लास लाने की ऐसा नीड नहीं है। पूरा
दिमाग लगा करके, पूरा मन लगा करके मैंने इसको पढ़ाया हुआ है फ्रेंड्स। अगर अब आपको लगे कि हाँ वर्थ लाइक है, लाइक करने लायक है, तो बिल्कुल लाइक ठोकिए। अच्छा लगता है अगर आप लोग लाइक करते हैं, बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं, ठीक है। होप है आपको पसंद आना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करिए, अच्छा रहेगा। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग करूँगा मैं। आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे। अब जर्नल एंट्री, जिसे कोर जो है अकाउंटिंग कहा जाता है, अब आपको उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। ये वैसे कोर अकाउंटिंग में मैंने आज आपको इंट्रोड्यूस किया। हमने बहुत सारे जो है उदाहरण देखे, 17 यानी 17 मैंने आपको वो ट्रांजेक्शन करवाई, हर तरीके की ट्रांजेक्शन करवाई। 1 प्रभाव, 2 प्रभाव डालने वाली, 3 प्रभाव, 4 प्रभाव डालने वाली, हर तरीके की। फुल सेटलमेंट सिखाया, इंटरेस्ट मिले तो क्या होगा, अगर बैंक में पैसा डाल करके अगर कैपिटल बढ़ाई जाए तो क्या होगा, सारी चीज़ों को पूरा बाकायदा मैंने एलोबरेट किया है। तो अब इतनी मेहनत की है तो मैं आपसे बदले में जो है एक लाइक की उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। थैंक यू सो मच मैम।